वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं आप सभी के साथ आज का सेशन। बेटा हमारी चल रही है रिवीजन सीरीज फॉर सीए इंटरमीडिएट सितंबर 26 अटेम्प्ट स्टूडेंट्स। और बेटा ये वीडियो जो है वो रेलेवेंट है फॉर जनवरी स्टूडेंट एज वेल एज मई अटेम्प्ट स्टूडेंट एज वेल। ठीक है, तो वीडियो जो है बेटा ये सभी के लिए रेलेवेंट है। ठीक है बेटा, आपकी स्क्रीन के ऊपर है AS14 की क्लास नोट्स। ठीक है, आप ये जो भी नोट्स, जो भी बच्चा बेटा ये लेक्चर देख के चल रहा है, चाहे लाइक, ठीक है, चाहे ऑफलाइन में लगा के चल रहा है या चाहे आप ये लेक्चर बाद में देख के चल रहे हैं, आपके पास जो मर्जी नोट्स पड़े हो AS14 के, आप वो सामने रख सकते हैं। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी हम जर्नल एंट्री सीख रहे हैं आपको उसके पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए, रट्टाफिकेशन नहीं होना चाहिए। लॉजिक के साथ आपको क्लैरिटी होगी दैट हाउ वी डू अकाउंटिंग फॉर अमेलगमेशन, राइट। चलिए सर शुरू करते हैं सर। सर अमेलगमेशन की बात करके चलें तो सर देखो, अमेलगमेशन जो होते हैं सर दो तरीके का होता है। एक होता है अमेलगमेशन एज पर कंपनीज एक्ट 2013 सर, और दूसरा होता है अमेलगमेशन एज पर AS14। सर हमने जो देखना है, हमने देखना है कि अमेलगमेशन के अंदर बेटा देयर आर टू मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। एक हो सकता है कि अमेलगमेशन हो रहा है इन द नेचर ऑफ परचेज, या फिर बेटा अमेलगमेशन क्या होता है इन द नेचर ऑफ मर्जर। सर अब अमेलगमेशन नेचर ऑफ परचेज और अमेलगमेशन नेचर ऑफ मर्जर को समझने से पहले पहले हम ये समझेंगे कि सर अमेलगमेशन में होता क्या है। सर अमेलगमेशन में दो या दो से ज्यादा कंपनीज होंगी जिसमें एक कंपनी ट्रांसफरर होगी। अगर मान लो दो कंपनीज हैं तो एक कंपनी क्या होगी ट्रांसफरर और दूसरी कंपनी क्या होगी ट्रांसफरी। एक कंपनी क्या होगी बेटा ट्रांसफरर और दूसरी कंपनी क्या होगी ट्रांसफरी। मतलब अमेलगमेशन में दो तरीके की कंपनी हो सकती है सर, या तो ट्रांसफरर कंपनी होगा या ट्रांसफरी कंपनी होगा। ठीक है, अगर दो या दो से ज्यादा कंपनी है तो वहां पर भी सेम सिनेरियो रहने वाला है, या ट्रांसफरर कंपनी होगा या ट्रांसफरी कंपनी होगा। सर अमेलगमेशन का मतलब है क्या, चलो पहले वो समझते हैं सर। अमेलगमेशन में बेटा क्या होता है, दो या दो से ज्यादा कंपनी ज्वाइन होती हैं, मिलेंगी और मिलके क्या बना देंगी एक नई कंपनी बना देंगी। दो या दो से ज्यादा कंपनी ज्वाइन होके क्या बन जाएगी एक नई कंपनी बन जाएगी। सर या फिर क्या होता है कि दो कंपनी से A लिमिटेड और B लिमिटेड, सर A लिमिटेड जो है वो टेक ओवर कर लेती है किसको B लिमिटेड को, या मान लेते हैं A लिमिटेड और B लिमिटेड है, B लिमिटेड टेक ओवर कर लेती है A लिमिटेड को। तो बेटा ये जो होता है इसको हम बोलते हैं अब्जॉर्प्शन। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा अब्जॉर्प्शन। यानी जहां पर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को टेक ओवर, वो होता है आपका ऑब्जॉर्प्शन। या अमेलगमेशन आपका कैसे हो सकता है, जहां पर दो या दो से ज्यादा कंपनी फॉर्म होके एक ज्वाइन होके एक नई कंपनी फॉर्म कर लेती है। सर ऑब्जॉर्प्शन को समझना है तो कैसे समझ सकते हैं सर, ए लिमिटेड इज टेकन ओवर बाय बी लिमिटेड। तो सर यहां पर जो आपका ए लिमिटेड है बेटा उसको हम बोलते हैं ट्रांसफरर कंपनी। क्या बोलते हैं सर, ट्रांसफरर कंपनी। जो कंपनी ट्रांसफर हो रही होती है, खत्म हो रही होती है, वहां पर क्या लगती है लिक्विडेशन की प्रोसीडिंग्स लगती है। वहां पर क्या लगती है बेटा लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स लगती है। और जो कंपनी टेक ओवर कर रही है, यानी हमारे वाले केस में बी लिमिटेड, वो बी लिमिटेड कहलाएगी बेटा ट्रांसफरी कंपनी। बी लिमिटेड क्या कहलाएगी बच्चे ट्रांसफरी कंपनी। और बी लिमिटेड के ऊपर बेटा क्या लगेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 जो है वो एप्लीकेबल होगा। सर क्या सीखा मैंने, मैंने सीखा सर अमेलगमेशन में मेरे पास दो चीजें हो सकती हैं। यहां पर दो या दो से ज्यादा कंपनी ज्वाइन होकर एक नई कंपनी फॉर्म कर सकते हैं, या फिर मेरे पास दो एग्जिस्टिंग कंपनी होगी जिसके अंदर एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लेगी। तो अगर ये सेकंड वाला केस हो रहा है इसको हम बोलते हैं ऑब्जॉर्प्शन। जो कंपनी टेक ओवर हो रही होती है, कंपनी विच इज बीइंग टेकन ओवर, वो कंपनी को हम क्या बोलते हैं ट्रांसफरर कंपनी। और जो कंपनी ठीक है टेक ओवर करती है वो उसको हम बोलते हैं ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफरर कंपनी के ऊपर जो लगती है वो लगती है लिक्विडेशन की प्रोसीडिंग्स, और ट्रांसफरी कंपनी जो होती है वहां पर लगता है AS14। सर एग्जाम्पल आपको रियलाइज देखना हो तो सर रिलायंस पेट्रोलियम वॉज टेकन ओवर बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज। सर अमेलगमेशन की बात करके चलते हैं सर। सर अमेलगमेशन में क्या होता है सर, आपकी दो कंपनीज मिलके एक नई कंपनी बनेगी। सर यहां पर आपकी A लिमिटेड और B लिमिटेड ये दो कंपनीज हैं और एक नई कंपनी फॉर्म हो जाती है जिसको हम कह रहे हैं C लिमिटेड।
तो यहां पर ए लिमिटेड और बी लिमिटेड को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफरर कंपनी या अमेल्गामेटिंग कंपनी, ठीक है, जो अमेल्गामेट हो रही है इनटू अ न्यू कंपनी, ठीक है। ये वो कंपनीज है जो अमेल्गामेट हो रही है एक और कंपनी के अंदर। और सी लिमिटेड जो होती है वो क्या कहलाएगी बेटा, ट्रांसफरी कंपनी, यानी जो कंपनी इनटू विच द ट्रांसफरर कंपनी इज अमेल्गामेटेड, ठीक है। तो मैंने आपके साथ यहां पे अभी तक सिर्फ मीनिंग कराया कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफरी, अमेल्गामेशन, ऑब्जर्वेशन, व्हाट इट। सर अब अगर एग्जांपल देखना हो तुमने, सर पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सर देखो मर्ज, और मर्ज करके एक एंटिटी क्या बनाई गई, पीएनबी, ठीक है। और ये सेकंड लार्जेस्ट बेटा क्या बना, पब्लिक सेक्टर बैंक बना। सर अदर एग्जांपल इज टाटा स्टील एंड भूषण स्टील, ये भी किसका केस है सर, अमेल्गमेशन का केस है। बोलो कि यहां तक क्लियर होता है सर। सर चलिए, सर जब भी मैं अमेल्गमेशन की बात करता हूं, अकाउंटिंग फॉर अमेल्गमेशन की बात करूंगा, मैं एएस 14 की बात करूंगा। सर एएस 14 के अंदर देखो, स्टैंडर्ड का नंबर भी 14, सर पेपर में क्वेश्चन भी 14 नंबर का, ठीक है, और आना ही आना है। अब एएस 14 के अंदर जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो कैलकुलेशन ही एक है, परचेज। क्योंकि अगर तुम्हारा परचेज कंसिडरेशन गलत है तो 14 में से नंबर रह जाएंगे 7। ऐसा क्यों, क्योंकि परचेज कंसिडरेशन का इंपैक्ट और जगह पे जाए। अगर तुमने परचेज कंसिडरेशन ही गलत निकाला तो तुम्हारी आगे एंट्रीज भी गलत होंगी, तुम्हारी आगे बैलेंस शीट भी गड़बड़ करेगी। एग्रीड। तो नंबर लमसम में स्टेप मार्किंग के चक्कर में कितने चले जाते हैं, 7। और मुझे ये बात कैसे पता है, क्योंकि मेरा सीए इंटर में कितने नंबर कटे थे बेटा, 7, 93। आई हैव स्कोर ऑफ 93 इन सीए इंटरमीडिएट इन अकाउंटिंग पे। और मुझे पता है जो मेरे 7 नंबर गए थे वो एमेल्गमेशन में गए थे, ठीक है। चलो, परचेज कंसिडरेशन जो है वो सबसे जरूरी है। तो वेन एवर यू प्रैक्टिस एएस 14, यू जस्ट मेक श्योर कि आप अगर सारे क्वेश्चन लिखकर नहीं भी कर, एटलीस्ट यू कैलकुलेट द परचेज कंसिडरेशन ऑफ एज मेनी एज क्वेश्चन यू कैन, ठीक है। चले, एज पर एएस 14 कंसिडरेशन का मतलब क्या है, एग्रीगेट ऑफ शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज इशूड and the payment made in cash or other assets by the transferee company to the shareholder of the transferor company। कह रहे हैं एएस 14 में डिफाइन करा गया, कहते हैं कंसिडरेशन क्या होता है, कह रहे हैं एग्रीगेट है किस चीज का, शेयर्स का और सिक्योरिटीज का, जो कि इशू करी गई है और जो पेमेंट करी गई है कैश में या किसी और एसेट्स की फॉर्म में बाय द ट्रांसफरी कंपनी। अब ट्रांसफरी कंपनी का होता है आप जानते हैं, किसको पेमेंट करी गई है, टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी। जो ट्रांसफरर कंपनी है उसके शेयर होल्डर्स को जो पेमेंट करी गई है। सर अब परचेज कंसिडरेशन निकालने के दे रहा 4 मेथड। सर पहला मेथड सर लमसम मेथड, सर दूसरा मेथड नेट पेमेंट मेथड, तीसरा मेथड नेट एसेट मेथड, चौथा मेथड इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। सर सबसे पहला मेथड है लमसम मेथड। यहां पर बेटा एक फिक्स अमाउंट शेयर होल्डर को लमसम दे दिया जाता है। यहां पर क्या कर जाता है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको एक लमसम फिक्स अमाउंट पकड़ा दिया जाता है, लो पकड़ो पैसे, ठीक है, आज से तुम्हारी कंपनी हुई मारी, ठीक है, डन। सर दूसरा होता है नेट पेमेंट मेथड। सर नेट पेमेंट मेथड में क्या करते हैं, सर एग्रीगेट कंसिडरेशन ऑफ द इक्विटी, जो भी आपने पे करा है किसको, शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर को और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, जो भी आपने पेमेंट करी। सर नेट पेमेंट मेथड में मैं क्या कह रहा हूं कि जो भी आपने पेमेंट करी है टू द शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स को और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ठीक है, चाहे आपने वो पेमेंट बेटा कैश में करी, चाहे वो आपने शेयर्स में करी या किसी सिक्योरिटीज में करी, जो आप शेयर होल्डर को देकर चल रहे हो, इक्विटी प्रेफरेंस, वो आपका क्या आ जाएगा, परचेज कंसिडरेशन। सर कैसे करते हैं इसको सॉल्व, सर पेमेंट आपने किसको करी, इक्विटी को, प्रेफरेंस को। पेमेंट किस फॉर्म में करी, सर कैश में करी, प्रेफरेंस शेयर्स में करी, इक्विटी शेयर्स में करी या किसी भी और फॉर्म में करी। कैलकुलेशन करोगे, अमाउंट आ जाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा, टोटल परचेज कंसिडरेशन। बोलो क्लियर होता है, क्लियर है। सर अगला आता है नेट एसेट मेथड। सर व्हाट इज नेट एसेट मेथड, सर नेट एसेट मेथड में क्या होता है बेटा, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द एसेट टेकन ओवर। आप नेट एसेट कैसे निकालते हैं, सर एसेट में से लायबिलिटी माइनस कर दो, नेट एसेट्स आ जाएंगे। सर एसेट्स क्या है, क्या वैल्यू में लेकर चलोगे,
एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द एसेट इकोनॉमी, जो भी एसेट लेकर जा रहे हैं उसकी एग्रीड वैल्यू क्या है आप बोल दीजिए, माइनस कर दीजिए बेटा उसमें से लाइबिलिटीज टेकन ओवर, वो भी किसके ऊपर, एग्रीड वैल्यू के ऊपर। आपके पास क्या आ जाएगा, परचेज कंसिडरेशन। आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, परचेज कंसिडरेशन। सर अब ये जो एसेट्स हैं, इतना ध्यान रखना, ओनली द एग्रीड वैल्यू ऑफ द ट्रांसफर कंपनी एसेट्स टू बी एग्रीड, यानी जो एसेट्स हमने लेकर जा रहे हैं उसकी जो एग्रीड वैल्यू है आप सिर्फ उसी को कंसीडर करके चलेंगे। अगर मान लो एग्रीड वैल्यू अवेलेबल नहीं है किसी एसेट, तो किस वैल्यू पे लेकर चलोगे उसको, बुक वैल्यू। अच्छा, अगर कोई फिक्टिशियस एसेट प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट वैल्यू, प्रीमियरी एक्सपेंसेस है राइट ऑफ नहीं करेगा, कोई डिस्काउंट है राइट ऑफ नहीं करा, सर क्या हम उसको कंसीडर करके चलेंगे एसेट्स के अंदर, ये नेट एसेट की कैलकुलेशन में, कहते हैं नहीं सर, आप उसको परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन में कंसीडर करके नहीं चलोगे। ठीक है सर, नेक्स्ट। सर कैश जो है आप तभी इंक्लूड करके चलिएगा अगर ट्रांसफर कंपनी कैश लेकर जा रही है। कई बार क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल देगा एक्सक्लूडिंग कैश, तो ध्यान रखना वहां पर कैश आपने नहीं लेकर जाना। ठीक है सर, लाइबिलिटीज। सर लाइबिलिटीज के केस में क्या होता है, जो भी लाइबिलिटीज लेकर जाने हैं आप किस वैल्यू पे लेकर चलेंगे, एग्रीड वैल्यूज के ऊपर। ठीक है, यानी जो भी वो लाइबिलिटीज लेकर जाएंगे सिर्फ उन्हीं लाइबिलिटीज को लोगे, वो भी कौन सी वैल्यू पे, एग्रीड पे। यानी मेरे को नेट एसेट अगर वैल्यू निकालनी है, क्या तरीका है सर, बेसिकली एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। एसेट्स भी एग्रीड वैल्यू पे और लाइबिलिटीज भी एग्रीड वैल्यू पे, लेकिन देयर आर सर्टेन एसेट्स और सर्टेन लाइबिलिटीज व्हिच यू डोंट टेक इनटू कंसीडरेशन। प्रीमियरी एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट नॉट रिटर्न ऑफ, कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, कोई फिक्टिशियस एसेट, पी&एल का डेबिट बैलेंस, सर नहीं लेकर चलेंगे, कंसीडर नहीं करोगे। सर जनरल रिजर्व पड़ा है, कोई एक्टिवेटेड रिजर्व पड़े हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम पड़ा है, कैपिटल रिजर्व है, आप इसको डिडक्ट नहीं करते हैं परचेज कंसिडरेशन निकालते हैं। सर इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड, सर क्या डिडक्ट होगा या नहीं होगा, सर हो जाएगा। सर इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड है या अदर इंप्लॉय लाइबिलिटीज जो होती हैं वो आउटसाइड लाइबिलिटीज होती हैं, तो इस वजह से सर उसको डिडक्ट कर लिया जाएगा। समझ आ गया बेटा, क्या किसी बच्चे को यहां तो कोई डाउट, केड़ा बेटा, बेटा जेडीबी पेमेंट ये समझ ले, जो आउटसाइडर को है ना, आउटसाइड लाइबिलिटी है ना, जो इंप्लॉय को पेमेंट करके चलनी है वो तुम्हारी लाइबिलिटी है बेटा। ठीक है, जो रिजर्व्स होते हैं ना वो नहीं होते, लेकिन अगर कोई लाइबिलिटी है जैसे इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड, ठीक है, ये आउटसाइड लाइबिलिटी, आपको ये जो है लाइबिलिटीज में पे करना पड़े। ठीक है डन। हाँ जी बेटा, क्या हुआ, बंद कर दो। अगला आ गया इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। नेक्स्ट क्या आ गया बच्चा, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। सर इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड में क्या होता है, सर यू कैलकुलेट द नेट वर्थ। आप क्या निकाल के चलते हो, नेटवर्थ निकाल के चलते हो, यानी एसेट्स में से आप लाइबिलिटीज माइनस कर दीजिए। ठीक है, वो भी किस वैल्यू के ऊपर, एग्रीड वैल्यू के ऊपर। तो आपके पास क्या आएगा, नेटवर्थ आएगा। आप इस नेटवर्थ को नंबर ऑफ शेयर से बेटा डिवाइड कर दो, बेटा इसी को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू। क्या बोला सर मैंने, रिपीट करेंगे, मैंने एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस करी टू कैलकुलेट माय नेटवर्थ, इस नेटवर्थ को मैं नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा सर, इंट्रिंसिक वैल्यू आएगी। लेकिन सर अगर मुझे इंट्रिंसिक वैल्यू चाहिए एक इक्विटी शेयर, क्या बोला मैंने, अगर मुझे इंट्रिंसिक वैल्यू चाहिए लेकिन पर इक्विटी शेयर चाहिए, सर क्या करना चाहिए, सर आप नेट एसेट्स लेंगे, नेट एसेट्स में से बेटा आप क्या माइनस कर दीजिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, और उसको डिवाइड करोगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, खत्म, आपके पास क्या आ जाएगा, डन, हो गया। बस ये परचेज कंसिडरेशन के चार मेथड है कैलकुलेट करने के। एक बार हम पहले सारे कंसेप्ट डिस्कस कर लें, देन क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन में चारों मेथड के कहीं ना कहीं परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन आ जाएगी बच्चा। सर सबसे पहले हम करके चल रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी। चलो सर मैं तो भूल गया सर। ठीक है, ट्रांसफरर कंपनी कौन सी होती है, जिसको होल्ड किया, जिसको होल्ड किया, होल्ड मतलब बंद हो, जो लिक्विडेट। ट्रांसफरर कंपनी वो है जो लिक्विडेट हो रही, जो खत्म हो रही। अब जो कंपनी खत्म हो रही है, मैंने क्या बोला था उसके ऊपर क्या लगेगा, लिक्विडेशन। लिक्विडेशन को सेडिंग्स। तो तुम लोगों को लेकर चलते हैं तुम्हारे बचपन के अंदर से, बेटा जब तुम छोटे बच्चे थे सर, तुम लोगों ने यहाँ पे पार्टनरशिप पढ़ाया गया,
पार्टनरशिप के अंदर सर एक चैप्टर होता था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर तुम एक अकाउंट ओपन करते थे रियलाइजेशन। सर यहां भी तो वही करना है, यहां भी तो वही करना है। चलिए सर कैसे करते हैं, चलिए मेंटेन अकाउंटिंग ऐसे करके चलते हैं, शुरू करते हैं। सर सबसे पहले देखो तुम्हारे पास ऐसे सर एक बैलेंस शीट रहेगी। आप भूल जाओ सर, मेरे को मत कहना सर देखो सर आपने टी शेप बैलेंस शीट बनाई, अरे समझाना है मैंने। सर इस तरफ एसेट्स होते हैं, इस तरफ लाइबिलिटीज। सर सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा सर, मैं अपने एसेट्स को ट्रांसफर करूंगा। सर मुझे बस इतना बताना, अगर मैं अपनी बैलेंस शीट खाली कर रहा हूं, लिक्विडेट कर रहा हूं, तो ट्रांसफर जो होना चाहिए वो किस पे होना चाहिए, किस पे होना चाहिए, बुक वैल्यू में ट्रांसफर होना चाहिए। तो सर मैं क्या करूंगा, आई विल ट्रांसफर द एसेट्स एट बुक वैल्यू। तो जब आप एसेट्स को ट्रांसफर करोगे क्या एंट्री हो जाएगी बेटा, अच्छा एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। तो अगर मुझे उसको क्लोज करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। अच्छा इंडिविजुअली सारे एसेट्स, ठीक है सारे एसेट्स आप क्या लिखेंगे इंडिविजुअली। सर इसी तरीके से जो लाइबिलिटीज हैं और प्रोविजंस है, सेम ट्रीटमेंट। सर लाइबिलिटीज का बैलेंस हो चाहे प्रोविजन, सबका बैलेंस क्या होता है सर क्रेडिट। तो अब क्या करना पड़ेगा, डेबिट। क्रेडिट क्या हो जाएगा बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट। क्या सबको क्लियर होता है। तो मैंने क्या करना, अब विजुअलाइज करना शुरू करो। तुम्हारे सामने एक टी शेप बैलेंस शीट नजर आ रही है, उसमें सर तुमको नॉन करंट एसेट नजर आ रहे हैं सर, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, ठीक है चीजें नजर आ रही हैं, डेटर्स। आ गया नजर सबको। मैं कह रहा हूं कि सर मैं इसको ट्रांसफर करके चल रहा हूं किसके अंदर, बुक वैल्यू पे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो मैंने एंट्री पास करी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ये सारे एसेट्स के। सर लाइबिलिटीज के अंदर तुमको क्रेडिटर्स, प्रोविजन किसी चीज की फॉर से टैक्सेशन, ठीक है आपको फिर बैंक लोन, ये सब चीज नजर आ रही है, ठीक है। सर मैंने इसको ट्रांसफर करा कहां पर, क्लियर हो। सर ऐसा हो सकता है ना कि जो ट्रांसफरी कंपनी है वो सारे एसेट्स ना लेकर जाए, पॉसिबल। ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, ए लिमिटेड टेकन ओवर बाय बी लिमिटेड। बी लिमिटेड कहते हैं सर हम ये नहीं लेकर जाएंगे एसेट, करें गाड़ी नहीं लेकर जा रहे हम तुम्हारी। अब मैंने वो गाड़ी बेच दी, मोटर व्हीकल। अब वो मोटर व्हीकल मैं बेचूंगा फिर, क्योंकि मैं तो कंपनी खत्म कर रहा हूं ना। तो जब मैं उसको बेचूंगा तो क्या एंट्री होनी चाहिए सर, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। तो एसेट ऑब्वियसली या तो गेन होगा या लॉस होगा। तो जो भी गेन या लॉस होगा वो कहां जाएगा बेटा, रियलाइजेशन में। बोलो रट्टाफिकेशन है या बिल्कुल लॉजिकल। सर जो एसेट ट्रांसफरी कंपनी जो है वो नहीं लेकर गई, उस एसेट को मैंने खुद बेचा, उसको बेचा तो बेच के मेरे पास क्या आया, बैक टू रियलाइजेशन। सर अब जो मेरा डिफरेंस है वो मेरा गेन या लॉस के अंदर चला गया इन द रियलाइजेशन अकाउंट। चलिए सर, then there will be certain liabilities which are not taken by the transferee company। सर कुछ लाइबिलिटीज थी जो ट्रांसफरी कंपनी नहीं लेकर गई, मैंने अपने इंप्लॉइज को कुछ पैसा देना था, ट्रांसफरी कंपनी कहते हैं तुम भरो इसको, हम नहीं भरेंगे भाई, ठीक है। कोई पेनल्टी थी, कहते तुम भरो भाई, हम नहीं पेनल्टी टेक ओवर करके चल रहे। सर वो लाइबिलिटी तो मुझे ही सेटल करनी पड़ेगी ना। तो जब मैं उस लाइबिलिटी को सेटल करूंगा तो क्या वहां पर मैं एंट्री पास करूंगा, सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब ऐसा हो सकता है कि वो लाइबिलिटी कम में या ज्यादा में सेटल हो रही है। तो जो भी मेरा अगर कम में सेटल हो रही है मेरे लिए गेन है, तो गेन है तो रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा, लॉस है। समझ में आया। तो सब सब अब तक मैंने चार ही एंट्री सिखाई। मैंने बोला जब मैं ट्रांसफर की बुक्स को क्लोज करके चल रहा हूं, सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, मैं एसेट्स को ट्रांसफर मारूंगा सर। सर एसेट्स को ट्रांसफर करूंगा तो क्या एंट्री होगी सर, रियलाइजेशन टू एसेट एट बुक वैल्यू। सर लाइबिलिटीज ट्रांसफर करूंगा क्या एंट्री पास करोगे, सॉरी लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन। चले आगे। सर अब मैं क्या करूंगा, जो एसेट ट्रांसफरी कंपनी नहीं लेकर गई उसको बेचूंगा। तो बैंक टू रियलाइजेशन गेन या लॉस आ जाएगा उसमें, सॉरी बैंक टू एसेट गेन या लॉस आ जाएगा रियलाइजेशन में। सर अगर मैंने लाइबिलिटीज की पेमेंट करी है तब क्या होगा सर, लाइबिलिटीज टू बैंक गेन या लॉस जो है वो आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। क्लियर है। सर अब डिबेंचर होल्डर को भी तो कुछ अमाउंट देना है सर। सर अब जो अमाउंट डिबेंचर होल्डर को देना ड्यू करें जरा, मेरे पास डिबेंचर होल्डर भी तो पढ़ाओगे। तो डिबेंचर होल्डर को अगर कुछ देके चलते हैं तो क्या होगा, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है कि डिबेंचर होल्डर को कुछ प्रीमियम देना हो, एक्स्ट्रा अमाउंट जा रहा हो। 100 रुपए का डिबेंचर था, कंपनी लिक्विडेट हो रही है, उन्होंने तुमको चलो 110 रुपए देते हैं, 10 रुपए एक्स्ट्रा रख लिए। तो जो 10 रुपए उसको ज्यादा जा रहे हैं, तो डिबेंचर खत्म हो रहे हैं जब, तो डिबेंचर डेबिट करो।
डिबेंचर का बैलेंस भी क्या होता है, क्रेडिट। अब पैसा देना किसको है, डिबेंचर होल्डर को। लेकिन सर जो एक्स्ट्रा अमाउंट देके चल रहे हो वो कहां ट्रांसफर कर दिया, रियलाइजेशन अकाउंट में, किसमें, प्रीमियम। ठीक है सर, क्लियर है। सर अब ऐसा भी तो हो सकता है कि डिबेंचर होल्डर भी जो है वो ट्रांसफरी कंपनी लेके जा रहा है, कहते कोई बात नहीं, ये डिबेंचर होल्डर तुम हमें सौंप दो, ठीक है, हम इसको पैसा दें। सर अगर वो लेकर जा रही है तब क्या एंट्री होनी चाहिए, डिबेंचर होल्डर टू रियलाइजेशन, लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय ट्रांसफरी कंपनी, वही हो गया सर। ठीक है, इतना ध्यान रखना, क्वेश्चन के अंदर वो तुमको डाटा देगा, वो कहेगा कि ट्रांसफरी कंपनी जो है वो डिबेंचर होल्डर को ये देकर चल रही है। सर क्या उसको तुम परचेज कंसिडरेशन में इंक्लूड करोगे, नहीं सर। इतना ध्यान रखना, परचेज कंसिडरेशन की डेफिनेशन ही कहती है कि जो आप शेयर होल्डर को पे करके चलो, मीन जो पेमेंट इक्विटी और प्रेफरेंस को जाती है सिर्फ वो। अगर ट्रांसफरी कंपनी डिबेंचर होल्डर को कुछ दे भी रही है बेटा, तो दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द परचेज कंसिडरेशन। और पेपर में तुम्हारे सर यही गलती कर कर आए थे जब वो इंटर में थे, नहीं तो शायद जो 93 था वो 100 होता। मैं तुमको कह रहा हूं कि परचेज कंसिडरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। वो क्वेश्चन में डाटा ऐसा देगा, तुमको एक बार नहीं लगेगा नहीं यार ये भी परचेज कंसिडरेशन में आना चाहिए, सर नहीं आएगा वो। गॉट इट, आगे बढ़े सर। सर ऑल्टरनेटिवली मैं कह रहा हूं कि सर मैं तो नहीं करता दो एंट्रियां बस, कोई बात नहीं मत करो, डिबेंचर टू रियलाइजेशन कर लो सर। डिबेंचर होल्डर से डिबेंचर होल्डर कट गया, ठीक है। ध्यान दो, तो रियलाइजेशन यहां पे क्रेडिट करा था, सर यहां पे रियलाइजेशन डेबिट हो रहा है, तो नेट इंपैक्ट लेके चल सकते हैं। सो डिबेंचर टू रियलाइजेशन एंट्री पास करो, बंदी बात। सर अब तुम बैलेंस शीट को विजुलाइज कर पा रहे हो, सर बैलेंस शीट के अंदर कुछ एसेट्स थे जो तुमने बुक वैल्यू के ऊपर ट्रांसफर कर दिए रियलाइजेशन में, कुछ लाइबिलिटीज थी जो तुमने बुक वैल्यू में रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दी, कुछ एसेट ऐसे थे जो वो नहीं लेकर जा रहा था, तुमने उसको बेच डाला, कुछ लाइबिलिटीज ऐसी थी जो वो नहीं लेकर जा रहा था, तुमने उसको सेटल कर दिया। सर डिबेंचर होल्डर बैठा था, सर उसका ट्रीटमेंट करके बैठ गए। सर मेरे पास अगर बैलेंस शीट में कुछ बच गया ना, पता क्या कुछ बच गया, सर इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये चीजें बच रही है मेरे पे, है ना। क्या करूं सर, सर ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल है और रिजर्व और सरप्लस है, क्या इस पे तुम्हें नहीं लगता यार इक्विटी शेयर होल्डर का होना चाहिए, तुम्हें नहीं लगता ये इसका इस पे हक इक्विटी शेयर होल्डर का है, अरे भाई कंपनी बंद हो रही है तो इक्विटी वाला पैसा इक्विटी को दिया ना, करो सर फिर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर होल्डर, होगी बैलेंस शीट खाली, नहीं सर अभी खाली नहीं होगी, अभी प्रेफरेंस शेयर बचा। सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कुछ ज्यादा दे रहे हो यानी प्रीमियम, तो प्रीमियम होगा, कोई दिक्कत नहीं सर, रियलाइजेशन में आ जाएगा प्रीमियम, ठीक है, या कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देके चल रहे हैं तो वो आ जाएगा। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो गया। सर अब कंपनी लिक्विडेट हो रही, ए लिमिटेड टेक ओवर बाय बी लिमिटेड, क्या बी लिमिटेड ए लिमिटेड को कुछ पैसा नहीं देगी क्या, परचेज कंसिडरेशन रहेगा ना, अब ड्यू करोगे ना परचेज कंसिडरेशन की भाई पैसा लेना है, तो क्या एंट्री पास होनी चाहिए, सर ट्रांसफरी कंपनी से पैसा लेना है तो ट्रांसफरी कंपनी डेबिट, और जितना परचेज कंसिडरेशन है वो किस में गया, रियलाइजेशन में, तो एंट्री क्या हो जाएगी, ट्रांसफरी कंपनी टू रियलाइजेशन, समझ आया। सर जो परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट है उससे एंट्री पास करोगे ना सर, ट्रांसफरी कंपनी टू रियलाइजेशन, ट्रांसफरी कंपनी से पैसा लेंगे और रियलाइजेशन अकाउंट आ जाएगा। तुमने, अरे सिंपल सी बात यार, तुमने क्या करा, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर एसेट ट्रांसफर करे, लाइबिलिटीज ट्रांसफर करी, ठीक है, तुमने अपनी खत्म कर दी एसेट लाइबिलिटी, तुम किसको देके चल रहे हो एसेट लाइबिलिटी, किसको देकर चल रहे हो, ट्रांसफरी को। अब ट्रांसफरी को एसेट लाइबिलिटी देके चल रहे हो तो उसके बदले में तुमको कुछ पैसा भी तो देगा, तो पैसा देगा तो यहां करोगे ना भाई, ट्रांसफरी कंपनी टू रियलाइजेशन। चलो अब एक चीज याद दिला, ठीक है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई बात नहीं अभी याद दिला देते सर। सर पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन पढ़ा था, पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन जब तुमने पढ़ा होगा ना तुमको ऐसे सिखाया गया, अब पता नहीं सिखाया गया नहीं सिखाया गया, मैं तो ऐसे सिखाता हूँ। सर आपको बोला गया देखो सर ये ना टी शेप एक बैलेंस शीट है बेटा, कह रहे एक काम करो, इधर एसेट्स गिवन है इधर लाइबिलिटीज गिवन है, सर ये तुम बनाओ रियलाइजेशन अकाउंट, यहां जाके लिख दोगे सारे एसेट्स बुक वैल्यू में, सर यहां जाके लिख दो सारी लाइबिलिटीज किसके ऊपर, बुक वैल्यू के ऊपर। सर उसके बाद तुम यहां पर क्या करते थे, एंट्रीज करना भी हमें शुरू करते थे, ठीक है, ये सारी एंट्रीज करने के बाद अब बेचना शुरू करते थे। अब याद करो, जब भी तुम किसी एसेट को बेचते थे तो तुम वहां पर एंट्री करते थे बैंक टू रियलाइजेशन, सर बैंक टू एसेट क्यों नहीं करते थे,
क्योंकि सर तुम्हारा एसेट खत्म हो चुका है। किसी भी लाइबिलिटी को पे ऑफ करते थे तो एंट्री करते थे रियलाइजेशन टू बैंक। वाई नॉट लाइबिलिटी टू बैंक? क्योंकि सर लाइबिलिटी खत्म हो चुकी है। लाइबिलिटी का जब बैलेंस दिख ही नहीं रहा तो कैसे लाइबिलिटी डेबिट कर दोगे? एसेट का बैलेंस दिख ही नहीं रहा तो एसेट कैसे क्रेडिट कर दोगे? आपने यही तो करा था कि डिसोल्यूशन हो रहा था तो तुमने एक स्पेशल अकाउंट ओपन करा रियलाइजेशन। तो अगर एसेट को बेचकर कुछ आया भी तो बैंक टू रियलाइजेशन। अगर तुमने कोई लाइबिलिटी सेट ऑफ भी करी तो रियलाइजेशन टू बैंक। अरे तुमने अपने सारे एसेट्स लाइबिलिटीज को एक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जिसको तुमने नाम दिया रियलाइजेशन, स्पेशल अकाउंट ओपन करा। तो जो एंट्री रूट हुई अब पेमेंट की या सेल ऑफ करने की एसेट या लाइबिलिटीज को पे ऑफ की, वो रियलाइजेशन के थ्रू रूट हुई। सर यहां भी तो कुछ ऐसा ही कर रहे हो। तुमने अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज दे दिए किसी को। तुमने अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज किसी दूसरी कंपनी को दे दी और वो कंपनी तुमको बदले में क्या देगी? पैसा देगी। यहाँ पैसा नहीं बोलूंगा, परचेज कंसिडरेशन देगी। अब परचेज कंसिडरेशन देगी तो तुमको पैसा मिलना है या परचेज कंसिडरेशन मिलना है, बिकॉज इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ द कैश, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ द शेयर और अदर सिक्योरिटीज। तो अब तुमने पैसा लेना है तो ट्रांसफर कंपनी डेबिट करा। बस अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर बाय बैंक लिखने की जगह, यहां पर टू बैंक लिखने की जगह, या बाय पार्टनर या टू पार्टनर्स कैपिटल लिखने की जगह मैंने यहां पे जाके लिखा बाय ट्रांसफरी कंपनी। कि भाई ट्रांसफरी कंपनी से मुझे पैसा लेना है और कितना पैसा लेना है? परचेज कंसिडरेशन के जितना। समझ आ गया? अब मैंने ड्यू कर लिया। अब जरा सोच के देखना, मेरी किताबों के अंदर सर एसेट्स खत्म, मेरी किताबों के अंदर लाइबिलिटीज खत्म, मेरी किताबों के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल खत्म, मेरी किताबों में रिजर्व खत्म, मेरी किताबों में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल खत्म। सर लेकिन मेरी किताबों में अभी एक नाम अब आ गया, ये जो ट्रांसफरी कंपनी मैंने डेबिट करा है वो भी परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट। आगे सर अब ड्यू तो कर लिया भाई, मैंने तुमसे इतना पैसा लेना है या इतना परचेज कंसिडरेशन लेना है, अब मुझे दे भी तो दो, पेमेंट भी तो कर दो। सर मेरे को पेमेंट करोगे? तुमने मुझे पैसा दिया बैंक, तुमने मुझे इक्विटी शेयर दिए, तुमने मुझे प्रेफरेंस शेयर दिए। किसके? अपनी कंपनी। यू आर द ट्रांसफरी कंपनी। आपने मुझे इक्विटी शेयर दिए, आपने मुझे प्रेफरेंस शेयर दिए। सर बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट टू ट्रांसफरी कंपनी। सर ट्रांसफरी कंपनी का बैलेंस क्लोज। आप एक चीज याद रखिए, जो दूसरा ब्लंडर बच्चा करता है हमें। सर अगर सामने वाली कंपनी में तुमको शेयर्स अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम पे भी इशू करे हैं तो सर यहां तो मैं टोटल अमाउंट ही लिखूंगा ना सर, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम वो रिकॉर्ड करेगी अपनी किताबों में, मैं थोड़ा रिकॉर्ड करूंगा। सर सिंपल सी बात है, तुमको तो इक्विटी शेयर मिला, 10 रुपए वाला शेयर तुमको 15 में मिला, तो तुम्हारे लिए तो इक्विटी शेयर की कॉस्ट 15 में पड़ी ना एक हिसाब से। तो तुम्हें तो 15 रुपए का शेयर मिला है ना, ऐसे समझो ना। या तुमने किसी कंपनी के शेयर खरीदे, 10 रुपए का शेयर था, तुमने 25 में खरीदा। अरे भाई तुम तो अपनी किताबों के अंदर 25 पे शेयर को लिखोगे ना कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर 25, यही करोगे ना। तुम थोड़ा ना करोगे, अच्छा इन्वेस्टमेंट इन शेयर 10 रुपए, सिक्योरिटीज प्रीमियम के लिए 15 15, ऐसे थोड़ा ना करोगे। अरे भाई सिक्योरिटी प्रीमियम तो कंपनी रिकॉर्ड करेगी ना 15, तुम थोड़ा ना करोगे। तो इक्विटी शेयर्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, टोटल अमाउंट। ठीक है सर, अब सीधी सी बात है, लॉजिकली बात करना सर। सर ये जो रियलाइजेशन अकाउंट अब तुमने बनाया उसको तुम क्लोज करोगे तो सर रियलाइजेशन में कुछ ना कुछ गेन या लॉस तो होगा ना सर। तो गेन या लॉस किसको दो? बांटो इक्विटी शेयर होल्डर को, कहेंगे इक्विटी शेयर रख, गेन हुआ ले तेरा गेन, लॉस हुआ ले तू था। कह रहे गेन हुआ वो भी तेरा, अगर लॉस हुआ तो भी तू उठाएगा। अगर प्रॉफिट या लॉस हुआ यानी गेन हुआ तो रियलाइजेशन टू इक्विटी शेयर होल्डर। सर लॉस हुआ तो इक्विटी शेयर होल्डर टू रियलाइजेशन, इक्विटी शेयर होल्डर टू रियलाइजेशन। ठीक है सर। सर तुम किसी भूल गए ना, तुम कुछ तुमने छोड़ दिया ना अकेला उसके टीसीएस एसेट को, उसको डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स को, डिबेंचर को, प्रीमियरी एक्सपेंसेस को। ठीक है ठीक है। अब वो जो तुमने छोड़ दिए, कहते हैं सर उनको भी तो क्लोज कर लो। कह रहे कौन उठाएगा? सर इक्विटी शेयर होल्डर उठाएंगे। तो इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर करो उसको, इक्विटी शेयर होल्डर टू प्रॉफिट एंड लॉस टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर डिबेंचर टू प्रीमियरी एक्सपेंसेस। ठीक है सर। अब देखो सर, ट्रांसफरी कंपनी ने तुमको दे दी इक्विटी शेयर,
ठीक है, कह रहे हैं ये पकड़ो इक्विटी शेयर हमारी कंपनी के, कह रहे हैं ये पकड़ो प्रेफरेंस शेयर हमारी कंपनी के। लेकिन सर जिम्मेवारी तो तुम्हारी है ना, कि तुम अपने शेयर होल्डर को, इक्विटी को, प्रेफरेंस को, अरे दे भी तो दो वो शेयर। तो क्या तुम अपने इक्विटी शेयर होल्डर को और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करोगे या नहीं करोगे, सेटल करोगे या नहीं करोगे? क्योंकि तुम एक चीज देखो, तुमने कहा था कि भाई इक्विटी शेयर होल्डर हमने ना सिर्फ पैसा देना है, उसकी तुमने कैपिटल कम कर दी। तुमने इक्विटी शेयर होल्डर ड्यू कर दिया, भाई इक्विटी शेयर होल्डर तेरे को इतना पैसा मिलेगा। तुमने रिजर्व भी ट्रांसफर कर दिए, कह रहे लॉस भी तू उठा, गेन भी तू देख। ठीक है, तुमने कहा फिक्टिशियस एसेट वो भी ट्रांसफर करे। सर अब इक्विटी शेयर होल्डर वहीं का वहीं रह गया बेटा। अरे भाई उसको सेटल भी तो कर लो। तो जो तुमको इक्विटी शेयर मिले, जो तुमको पैसा मिला, जो भी तुमको सिक्योरिटीज मिली, सेम केस फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तुमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर के ऊपर यहां पर क्या बोला? ठीक है, तुम कहते हैं देख प्रेफरेंस शेयर होल्डर हमारी कंपनी जो हो रही है वो लिक्विडेट हो रही है। कह रहे हैं अब तू नई कंपनी का शेयर होल्डर बनेगा, तेरे को प्रेफरेंस शेयर मिलेंगे दूसरी कंपनी के। कह रहे हैं ये देख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तेरी हमने खत्म कर दी, कह रहे ऊपर से देखो प्रीमियम भी देंगे। तो प्रीमियम वाला अमाउंट रियलाइजेशन में आया टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अरे तुमने इसको क्लोज तो करा ही। सेम गोस फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर को तुम कहते रहेंगे बेटा इक्विटी शेयर होल्डर तेरे को इक्विटी शेयर कैपिटल मिलेगा, रिजर्व एंड सरप्लस मिलेगा। कह रहे लेकिन देख यार हमारी कंपनी बंद हो रही है तो रियलाइजेशन में कुछ लॉस भी हुआ। कह रहे बेटा वो तो उठा ले। फिर हमने कहा यार देख यार कुछ रिजर्व एंड सरप्लस भी पड़े थे एक्यूमुलेटेड वाले, डेबिट बैलेंस, फिक्टिशियस एसेट, प्रीमियम एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ। कह रहे हैं यार ये खर्चा भी देख लेना या तू बेयर कर लेना। कह रहे हैं देख यार रियलाइजेशन में कुछ लॉस भी हुआ है यार वो भी उठा लेना यार। ठीक है, कह रहे हैं देख गेन होगा वो भी तेरा होगा, लेकिन लॉस है वो भी उठा ले। इक्विटी शेयर होल्डर माना गया, मानता गया, मानता गया। और बेटा तुमने उसकी इसी मासूमियत का बेटा फायदा उठाया, अब तुमने उसको छोड़ दिया करना। ठीक है, अब इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर बेटा उनको सेटल भी तो कर लो। तो जो तुमको ट्रांसफरी कंपनी से मिला, क्योंकि तुम एंट्रीज पे फोकस करो, तुमको ट्रांसफरी कंपनी से परचेज कंसिडरेशन के नाम पे तुम्हारे बैंक में पैसा, तुम्हें इक्विटी शेयर मिले, तुम्हें प्रेफरेंस शेयर मिले, बेटा तुम्हारी जिम्मेवारी बनती थी ये इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर तुम इक्विटी शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दो। तो तुम क्या करोगे सर, इनको पेमेंट करो। से पकड़ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है, पकड़ तेरा कैश, पकड़ तेरे इक्विटी शेयर, पकड़ तेरे प्रेफरेंस शेयर, ले इक्विटी शेयर, पकड़ कैश, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर है। ठीक है सर, अब आया लिक्विडेशन। अब तुम कहते हो कि सर हम लिक्विडेशन करके चल रहे हैं, तो कहते हैं सर ऐसे कैसे, अब ये मैंने एंड में रखा एंड, लेकिन इसको एंड में रखा है ना, क्यों? सर तुम लोगों को ना बड़ा, तुम लोगों को ना डिसोल्यूशन बड़ा अच्छा लगता है पार्टनरशिप के अंदर, लेकिन तुम लोगों ने एक एंट्री में हमेशा मतलब से सर बेयर बॉर्न बाय पेड बाय, बॉर्न बाय पेड बाय, वहां फंस जाते हैं, है ना? सर यहां पर भी सेम कहानी। सर लिक्विडेशन के कुछ खर्चे हुए, सर लिक्विडेशन का खर्चा है ट्रांसफर पे कर रहा, लिक्विडेशन का खर्चा है ट्रांसफरी पे कर रहा। सर बॉर्न बाय ट्रांसफरर, बॉर्न बाय ट्रांसफरी, बॉर्न बाय ट्रांसफरर, बॉर्न बाय ट्रांसफरी। ठीक है, डन। क्या एंट्रीज होगी, लॉजिकली बात करें। सर लिक्विडेशन का खर्चा है, ट्रांसफरर बेयर करके चलेगा, ट्रांसफरर ही पे कर। ठीक है, गुरप्रीत बेटा अपनी सहेली के साथ गया, ठीक है, ये भी कंफर्म करा था। गुरप्रीत अपनी सहेलियों के साथ गया, हाँ ठीक है, सर गुरप्रीत अपनी सहेलियों के साथ गया बेटा, क्योंकि एक है नहीं ना बेटा। ठीक है, तो गुरप्रीत अपनी बेटा सहेलियों के साथ गया। अब उसने उनके ऊपर बेटा खर्चा, मतलब बेसिकली समझो खिलाने पिलाने के लेकर गया, कॉफी वगैरह हो गया, चाय पानी जो भी है। अब मुझे तो खर्चा किसका, खर्चा किसका बोलो? गुरप्रीत का। पेमेंट कौन कर रहा है? गुरप्रीत। खर्चा गुरप्रीत उठा रहा है, पेमेंट भी कौन कर रहा है? गुरप्रीत कर रहा है। तो सर गुरप्रीत अपनी किताबों में क्या एंट्री पास करेगा? ठीक है, गर्लफ्रेंड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, टू बी गर्लफ्रेंड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू बैंक या टू कैश, मतलब बेसिकली खर्चा इसका, है ना? तो सर देखो क्या एंट्री पास करेगा ये, सेम चीज सोचो ना, जब खर्चा इसने बेयर करा, खर्चा इसने उठाया, तो अपनी किताबों में बेटा ये खर्चा रिकॉर्ड करेगा, और इसकी ऐसे पैसा जा रहा है तो ये बैंक को क्रेडिट करेगा। खर्चा इसका है तो खर्चा कहां रिकॉर्ड होगा? रियलाइजेशन। तो अगर ट्रांसफरर कंपनी खर्चा बेयर कर रही है और पेमेंट भी करके चल रही है, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन टू कैश या
बैंक। समझ में आ गया? अगला केस लेते हैं। सर ट्रांसफरर कंपनी ने पेमेंट करी है, लेकिन खर्चा कौन उठा रहा है? ट्रांसफरी। खर्चा कौन उठा रहा है? ट्रांसफरी। ठीक है, समझना शुरू करें। पेमेंट किसने करी? ट्रांसफरी ने। ठीक है, सॉरी, पेमेंट करी ट्रांसफरर ने। ठीक है, लेकिन बेयर कौन खर्चा कर रहा है? ट्रांसफरी। ठीक है, अब यहां क्या होना चाहिए? ठीक है सर, साथ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। ठीक है बेटा, क्या करूं बेटा? बेटा साथ जो है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गया। ठीक है, गुरप्रीत से तो सेट हो नहीं रही कुछ। ठीक है, क्या साथ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गया, गुरप्रीत से तो कोई सेट हो नहीं रही। ठीक है, तो अरे यार सुन लो यार, समझ लो, गलती कभी नहीं होगी लिक्विडेशन की एंट्रीज के अंदर। ठीक है, अब कहते हैं ना, खुद के सपने नहीं पूरे होते तो दूसरों के कर देते हैं, है ना? अब देखो, आइडिया का सोच के देखो, तो खर्चा किसका है सर? खर्चा तो देखो यार सात का, है ना? खर्चा किसका है? सात का। लेकिन उठा कौन रहा है? गुरप्रीत। गुरप्रीत कहता मैं पेमेंट करूंगा सर। गुरप्रीत कह रहा मैं बेयर करूंगा। ये तो मेरे पे लानत है। ठीक है, मतलब खर्चा जो है तो है किसका? सात का। मतलब सात पेमेंट करके चल रहा है, लेकिन गुरप्रीत साहब को कह रहा है यार ये मैं बेयर करूंगा खर्चा। हाँ ठीक है, लेकिन अभी पेमेंट किसने करी? पहले साथ ने। तो साथ अपनी किताबों में क्या करेगा? बैंक क्रेडिट करेगा, क्योंकि साथ ही जेब से पैसा जा रहा है ना, साथ अपनी किताबों में बैंक क्रेडिट करेगा। लेकिन साथ को यार है, गुरप्रीत ने कहा था, कहता तू जा अपनी सहेली के साथ, जो खर्चा होगा मैं उठाऊंगा, मैं बेयर करूंगा। तो मुझे बताओ, क्या साथ अपनी किताबों के अंदर खर्चे को डेबिट करेगा? नहीं करेगा। वो कहेगा यार मैं गुरप्रीत से पैसे ले लूंगा, वो गुरप्रीत को डेबिट करेगा। वो कहेगा गुरप्रीत तुम्हें। ये समझ में आया? ये बड़ी जल्दी समझ में आता है तुम लोगों को। ठीक है, अब सेम की तरह ट्रांसफर और ट्रांसफरी में देखो, मैंने बोला कि ट्रांसफर खर्चा पे कर रहा है, ट्रांसफरी जो है वो बेयर कर। ट्रांसफर कंपनी जो है जब उसने पेमेंट करी वो कैश या बैंक क्रेडिट करेगी, लेकिन ट्रांसफरी कंपनी कह रही है यार हम बेयर करके चलेंगे। कह रहे ठीक है तुम बेयर कर रहे हो ना, तो ट्रांसफरी कंपनी को डेबिट कर कि उससे पैसा लेना। साथ ने बैंक क्रेडिट करा क्योंकि इसकी जेब से पैसा है, लेकिन ये कहता है यार गुरप्रीत से मैं पैसा ले लूं, तो इसने गुरप्रीत क्योंकि बेयर करके करना है, तो गुरप्रीत को क्या कर दिया? डेबिट कर। समझ आया? चलो सर, अब लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की एंट्री तो हमने किसकी बुक्स में भी करनी है? ट्रांसफरी की बुक्स में भी करनी है, तो यही समझ लेते हैं ना सर। अब लिक्विडेशन के देखो, अभी तो हमने करा ट्रांसफर ने अगर पेमेंट करी। सर ऐसा भी तो हो सकता है ना ट्रांसफरी पे करके चले, ऐसा हो सकता है ना ट्रांसफरी पे करके चले। सर अगर ट्रांसफरी पे करके चल रहा है सर, तब क्या? सर देखो दो चीजें, सर बेयर भी ट्रांसफर कर रहा है, मतलब बॉर्न कर रहा है ट्रांसफरर, लेकिन पे कर रहा है ट्रांसफर। सोच के देखिएगा सर, हम किसकी बुक सीख रहे हैं? ट्रांसफरर की। सर खर्चा बेयर कर रहा है ट्रांसफरर, लेकिन पेमेंट कौन कर रहा है? ट्रांसफरी। खर्चा कौन उठा रहा है? ट्रांसफरर। बेयर कौन कर रहा है? ट्रांसफरी। ठीक है, वही सात गुरप्रीत वाला एग्जांपल उठा लो एक बार वापस से। ठीक है, ठीक है, क्या होगा चलो बताओ। सर खर्चा किसका है सर? ट्रांसफरर का। तो ट्रांसफरर अपनी किताबों में रियलाइजेशन को डेबिट करेगा। ठीक है, लेकिन अभी पे किसने कर दिया? ट्रांसफरी ने। अभी किसने पे कर दिया? ट्रांसफरी ने। तो भाई पैसे देने पड़ेंगे ना ट्रांसफरी, तो क्या होगा? रियलाइजेशन कौन डेबिट टू ट्रांसफरी? सर है सर। अगला चले सर। सर पेड बाय ट्रांसफरी, बोन बाय ट्रांसफर। ठीक है, अब ये तो वो बात होगी बेटा, गुरप्रीत अपनी सहेली के साथ गया, खर्चा भी इसने करा, पेमेंट भी इसने करी, साथ कह रहे हैं मैं अपनी किताबों में एंट्री पास करूं। होगा ऐसा? नहीं होगा ना। होगा ऐसा? नहीं होगा ना। नहीं सर, साथ में एंट्री पास करेगा, वही तो कहानी है। ट्रांसफरी ने खर्चा बेयर करा, ट्रांसफरी ने खर्चा पे करा, तो बेटा ट्रांसफर अपनी किताबों में क्यों एंट्री पास करेगा? समझ आ गया? सर आपकी सारी एंट्रीज खत्म होगी ट्रांसफरर की बुक्स के अंदर। सर इसके बाद कुछ नहीं करा हुआ, इसके बाद मैंने जो है बस जो अकाउंट्स है वो बना रखे हैं, जितने ऊपर एंट्री है वो चलो क्वेश्चन जो है वो आप ठीक करके चल रहे हैं, तो आपका बैंक अकाउंट जो है वो ऑटोमेटिक
मैच करेंगे। ओवरव्यू सर, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर तुमने एसेट ट्रांसफर करे, यस और नो? सर लायबिलिटीज ट्रांसफर करी, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट तुमने बनाया, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस ट्रांसफर करा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट के अंदर तुमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ट्रांसफर करा, ठीक है। तुमने जो है फिर क्या करा, जो भी एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स वगैरह थे वो आ गए, फिक्टिशियस एसेट एक्यूमुलेटेड लॉसेस इक्विटी शेयर में ट्रांसफर करे, राइट। कोई खर्चा हुआ रियलाइजेशन का, वो तुमने पेमेंट करा, रियलाइजेशन टू कैश, राइट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कुछ एक्स्ट्रा पे कर रहे थे, वो रियलाइजेशन में आया। यहां तक क्लियर है? डन। देखो तो लगभग पूरी की पूरी तुम्हारी बैलेंस शीट लगभग खाली हो गई है। परचेज कंसिडरेशन तुमने ड्यू करा तो ट्रांसफरी कंपनी टू रियलाइजेशन, ट्रांसफरी कंपनी से तुमने क्या लिया, अब पेमेंट रिसीव करी, कैश, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी। तुमने ये इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया, उसकी तुमने पोस्टिंग कर दी। रियलाइजेशन अकाउंट को जब तुमने क्लोज करा, लॉस या गेन निकला, वो तुमने इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर करा। सर जब तुम ये सारी एंट्रीज पोस्ट कर लोगे और बैंक अकाउंट बनाओगे, तुम्हारा बैंक अकाउंट ऑटोमेटिकली मैच कर जाएगा। मतलब समझ आना, कहीं ना कहीं तुम क्वेश्चन ठीक कर गए, ठीक है सर। इतना ध्यान रखना सर, अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है या अमेलगमेशन नेचर ऑफ द मर्जर, माय अकाउंटिंग विल नॉट चेंज इन द बुक्स ऑफ द ट्रांसफरर, इट इज इन द बुक्स ऑफ द ट्रांसफरी माय अकाउंटिंग चेंजेस, इट इज इन द बुक्स ऑफ द ट्रांसफरी माय अकाउंटिंग चेंजेस। सर ट्रांसफरर की किताबों में तो लिक्विडेशन प्रोसीडिंग की लगेगी ना, ट्रांसफरी की किताबों में क्या लगेगा, एएस 14। और एएस 14 के अंदर दो चीजें सर, सर अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। चलिए सर, ट्रांसफरी की किताबें, सर ट्रांसफरी की बुक्स के अंदर देखो क्या होता है सर, देयर आर टू थिंग्स सर, अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ द परचेज एंड अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। सर यहां तो तुमको डायरेक्टली क्वेश्चन में दे ही रखा होगा सर, दिस इज द केस ऑफ द अमेलगमेशन नेचर ऑफ मर्जर। लेकिन कई बार नहीं भी दे रखा होगा, यू विल हैव टू आइडेंटिफाई। अगर अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है तो देयर आर 5 कंडीशंस, देयर आर 5 कंडीशंस जो फुलफिल होना जरूरी है, सेटिस्फाई होना जरूरी है, और सारी कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। अगर एक भी कंडीशन इसमें से ऐसी हुई जो फुलफिल नहीं हो रही, देन इट बिकम्स द केस ऑफ द अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। सर पहला कह रहे हैं जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं ट्रांसफरर कंपनी के, ठीक है, अमेलगमेशन के बाद वो एसेट्स और लाइबिलिटीज बन जाएंगे ट्रांसफरी कंपनी के। जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं ट्रांसफरर कंपनी के, वो एसेट्स और लाइबिलिटीज बन जाएंगे ट्रांसफरी कंपनी के आफ्टर अमेलगमेशन। सर सेकंड, जो भी शेयर होल्डर्स हैं होल्डिंग नॉट लेस देन 90% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी, यानी कम से कम 90% शेयर होल्डर, फेस वैल्यू देखनी, इक्विटी शेयर होल्डर बिकम्स द शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। तीसरा सर, परचेज कंसिडरेशन जो है दैट इज ओनली इन द फॉर्म ऑफ डिस्चार्ज इन केस ऑफ इक्विटी शेयर। सिर्फ इक्विटी शेयर्स की फॉर्म में क्या है, परचेज कंसिडरेशन है। लेकिन सर क्या कैश दिया जा सकता है? बिल्कुल सर, अगर फ्रैक्शन में शेयर्स हैं तो उसके लिए कैश दिया जा सकता है। यानी क्रक्स दो तो सर, इक्विटी शेयर होल्डर को जो पेमेंट जाएगी वो इक्विटी शेयर की फॉर्म में ही जाएगी। क्या बोला मैंने? इक्विटी शेयर होल्डर को जो पेमेंट जाएगी वो इक्विटी शेयर की फॉर्म में जाएगी। लेकिन अगर फ्रैक्शनल में शेयर्स हैं तो उसके लिए कैश दिया जा सकता है। सर आपकी बुक के अंदर पास पेपर आरटीपी के अंदर एक भी क्वेश्चन नहीं है जिसके अंदर फ्रैक्शनल शेयर वाला पार्ट हो, लेकिन सर जो मैंने आपको क्वेश्चन बैंक दे रखे हैं उसमें आपको मिल जाएंगे 2 क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़े सर, ट्रांसफरर कंपनी जो है इज इंटेंडेड, बिजनेस जो है ट्रांसफरर कंपनी का इज इंटेंडेड टू बी कैरीड ऑन बाय द ट्रांसफरी कंपनी। सर ट्रांसफर कंपनी जो बिजनेस करके चल रही थी, ट्रांसफरी कंपनी उसको कैरी ऑन करके चलेगी। सर आखिरी क्या है, कहेंगे नो एडजस्टमेंट इज इंटेंडेड टू बी मेड एट द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स और लाइबिलिटीज। मतलब सीधी सीधी सी मतलब है, कह रहे हैं कि भाई जिस वैल्यू के ऊपर एसेट और लाइबिलिटी है उसी वैल्यू के ऊपर लेकर जा रहे हो, बुक वैल्यू के ऊपर ही लेकर जा रहे हो। देयर इज नो अल्टरेशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ठीक है। हाँ, क्या सर चेंज नहीं कर सकते? सर कर सकते हैं। कब? अगर डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं ट्रांसफरर और ट्रांसफरी की, तो वहां पर यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी मेंटेन करने के लिए चेंज करा जा सकता है। बोलो क्लियर होता है? सर अब जनरल एंट्रीज क्या होगी सर? सर देखो, दोनों आमने सामने कुछ दी सर।
अमेलगमेशन नेचर ऑफ परचेज, अमेलगमेशन नेचर ऑफ मर्जर। सर पहली एंट्री, सर अब आप ट्रांसफरी के एंगल से सोचो, यू आर द ट्रांसफरी, ठीक है, यू आर द ट्रांसफरी। अब उस एंगल से सोचिए, सर आपने मेरा बिजनेस परचेज करा, ठीक है, सर सिंपल सी बात है, अगर मेरा बिजनेस लिक्विडेट हो रहा होगा ना सर, मैं किसी को तो पॉइंट करूंगा ना, कौन होगा वो? लिक्विडेटर। कोई तो बंदा होगा ना जो देख रहा होगा, एग्जिट कर रहा होगा, अच्छा एसेट को बेचा, लाइबिलिटीज पे ऑफ करी, पैसा आ रहा है नहीं आ रहा, सारी प्रोसीडिंग्स कोई तो देख रहा होगा ना, कोई तो जिम्मेवार इंसान होगा ना बेटा। वो कौन है जिम्मेवार इंसान? लिक्विडेटर। तो सर होगा क्या, जब मैंने बिजनेस परचेज करा, तुमने बिजनेस परचेज करा, तुम अपनी किताबों में एक एंट्री पास करोगे, सर बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरिंग या ट्रांसफरर कंपनी। गलती मत कर बैठना, वहां पता लगे अपनी कंपनी का नाम लिख के बैठो, ठीक है, अपनी कंपनी का बिजनेस बेच दिया बेटा, नहीं होगा ये। अपनी कंपनी का बिजनेस बेच के अपनी कंपनी का बिजनेस खरीद लो, अनोखा ही होगा एंट्री बेटा, ठीक है। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। सर कोई फर्क नहीं पड़ता मर्जर का केस है या केस का केस है, ये एंट्री सेम रहे। आगे बढ़े सर। दूसरा, अब आपने मेरा बिजनेस टेक ओवर करा, सर तुम्हारे पास क्या आएंगे? एसेट्स और लाइबिलिटीज। मुझे बताना, तुम अपनी किताबों में क्या एसेट्स को डेबिट करोगे? तुम अपनी किताबों में लाइबिलिटीज को क्रेडिट करोगे? अब तुमने मेरे से बिजनेस खरीदा, तो तुम बिजनेस परचेज को क्रेडिट करोगे परचेज कंसिडरेशन के अमाउंट से? सर ऑब्वियसली नेट एसेट्स, या मैं ऐसा बोलूं जो भी तुमने एसेट और लाइबिलिटी टेक ओवर करी और जो परचेज कंसिडरेशन है उसमें कोई डिफरेंस हो सकता है? सर बचपन में भी तो ये एंट्री करी होगी, एसेट्स और लाइबिलिटी टेक ओवर, सर एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज टू एक्स लिमिटेड, ठीक है। फिर उसके बाद तुम देखते थे, अच्छा अगर डेबिट में डिफरेंस है गुडविल, अगर क्रेडिट में डिफरेंस है कैपिटल रिजर्व। बेसिकली वो था क्या, नेट एसेट्स और परचेज कंसिडरेशन का डिफरेंस होता है। अगर तुम ज्यादा अमाउंट देकर चल रहे हो वो गुडविल के लिए देकर चल रहे हो, अगर तुम कम अमाउंट तुम्हें मिल रहा है देके चल रहे हो तो तुम्हारा फायदा है, वो कैपिटल प्रॉफिट है, कैपिटल रिजर्व में जाएगा। सर अगर आपकी परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट से ज्यादा है तो गुडविल, अगर परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट से कम है तो कैपिटल रिजर्व, ठीक है, क्लियर हो? बेसिकली तुमने अपनी किताबों में पहली एंट्री क्या पास करी, सर बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर। फिर तुमने बोला एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज टू बिजनेस परचेज टू कैपिटल रिजर्व या डेबिट में गुडविल। सर एक बार ध्यान देना जरा इन दोनों एंट्री। सर देखा जाए तो बिजनेस परचेज तो कट गए, देखा जाए तो लिक्विडेटर, ठीक है, मतलब देखा जाए तो यही हो रहा है ना, तुमने एसेट्स और लायबिलिटीज टेकन करा है तो यही चीज हो रही है। क्लियर? आगे बढ़ो सर, अगली एंट्री में जा सकता हूं? yes. सर अब जो तुम पेमेंट करके चलोगे, अब लिक्विडेटर को पेमेंट करोगे ना सर, तुमने जब क्या क्या दिया तुमने? सर तुमने पैसा दिया, तुमने इक्विटी शेयर दिए, तुमने प्रेफरेंस शेयर दिए। अब मुझे लॉजिकली बताना, तुमने चाहे इक्विटी शेयर प्रीमियम पे दिए, तुमने चाहे प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम पे दिए, सर मैं तो अपनी किताबों के अंदर, यानी ट्रांसफरर जो है वो तो अपनी किताबों के अंदर वो वैल्यू पे लिखेगा ना जिसपे तुमने शेयर दिए। लेकिन सर तुम जब अपनी किताबों में उस इक्विटी शेयर को रिकॉर्ड कर रहे हो, प्रेफरेंस को रिकॉर्ड करके चल रहे हो, तो मुझे बस इतना बताना, तुम तो इक्विटी और प्रेफरेंस को फेस वैल्यू पे ही लोगे ना, और जो तुम एक्स्ट्रा लेकर चल रहे हो, मतलब जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट है प्रीमियम है, वो तो सिक्योरिटी प्रीमियम में लेके जाओगे ना। बस यहीं पर बच्चा गलती कर जाता है, करना यही है, इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। लेकिन फ्लो में बच्चा क्या कर देगा, यहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखना भूल जाता है। अ वेरी कॉमन मिस्टेक, सिक्योरिटी प्रीमियम लिखना भूल जाते हैं, उस चक्कर में तुम्हारी बैलेंस शीट गड़बड़ आएगी। बैलेंस शीट तुम्हारी तरफ से तो ठीक बन रही है, लेकिन सर मैच ही नहीं करेगा बैलेंस, शेयर कैपिटल भी चेंज और आपका रिजर्व एंड सरप्लस भी चेंज। सर लिक्विडेटर ऑफ क्या हो जाएगा, ट्रांसफरर कंपनी। क्या दिया सर, कैश दिया, बैंक दिया, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल दी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दी, डिवेंचर दिए और सिक्योरिटीज प्रीमियम। बोलो क्लियर सर? अच्छा अगली चीज क्या आती है सर, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। अगली चीज क्या आती है सर, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। सर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की एंट्री की अगर मैं बात करके चलूं, तो पहले हम ना सिर्फ किस पे फोकस कर रहे हैं बेटा, जरा नेचर ऑफ परचेज में। सर ट्रांसफरर ने पे करे, बेयर करे थे ट्रांसफरर ने। सर अब किसकी किताबों में एंट्री करके चल रहे हैं, ट्रांसफरी। सर अगर खर्चा बेयर भी ट्रांसफरर ने करा, पे भी ट्रांसफरर कर रहा है, सर ट्रांसफरी क्यों एंट्री करेगा सर? ठीक है, तुम लोग खाने पीने गए, खर्चा तुम्हारा, पेमेंट तुमने करी, तुम कहते सर अपनी किताबों में एंट्री पास कर। अरे मैं क्यों करूंगा एंट्री पास?
ठीक है, मैं अपनी किताबों में कोई एंट्री पास नहीं करूंगा। ठीक है सर, अगला क्या है, पेड बाय ट्रांसफरर लेकिन बॉर्न बाय ट्रांसफरी। पेड बाय ट्रांसफरर लेकिन बॉर्न बाय ट्रांसफरी। सर अगर ट्रांसफरी में बेयर कर रहा है मतलब खर्चा तो किसका है, ट्रांसफरी का, लेकिन पे किसने करा, ट्रांसफरर ने। ठीक है, तो बस ये लॉजिकली बताना, बीइंग अ ट्रांसफरी क्या तुमने मुझे पैसा देना है? सर पेमेंट मैंने कर दी, तुम लोग खाने पीने गए, पैसे शॉर्ट पड़ गए, मैंने पैसे दे दिए बेटा। ठीक है, पैसा तो मेरी जेब से गया ना, खर्चा लेकिन किसका था, खर्चा तो तुम्हारा था, लेकिन पैसा गया मेरी जेब से, है ना। बस तुम मुझे बता दो, जब तुम अपनी किताबों में एंट्री रिकॉर्ड करोगे तो मुझे क्रेडिट करोगे या नहीं करोगे कि सर को पैसे देने हैं यार, है ना। तो टू ट्रांसफर, समझ में आ गया। सर डेबिट क्या होगा, गुडविल या कैपिटल रिजर्व डेबिट हो जाएगा बच्चे, जो ऊपर आया था गुडविल या कैपिटल रिजर्व, ठीक है, उसके अगेंस्ट एडजस्ट करते हैं। गॉट इट, आगे बढ़े सर। सर लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस पे करे हैं ट्रांसफरी ने लेकिन बेयर करे ट्रांसफरर ने। सर इस बार ट्रांसफरी यानी तुमने पेमेंट करी सर, लेकिन बेयर कौन कर रहा है, ट्रांसफरर। बेयर कौन कर रहा है, ट्रांसफरर। पेमेंट किसने करी, ट्रांसफरी ने। पेमेंट किसने करी, ट्रांसफरी ने। बोलो क्या करना चाहिए सर। सर ट्रांसफरी ने पेमेंट करी, सर तुमने पेमेंट करी ना, बैंक को क्रेडिट करोगे या नहीं करोगे। लेकिन सर मैं करूं, बेयर तो मैं करने वाला था खर्चा, बेयर मैं कर रहा था, पेमेंट तुमने कर दी, तुम अपनी किताबों में लिखोगे नहीं सर सर से पैसा लेना। ठीक है, अब ऐसे उसी दिन हुआ, हम चाय पीने गए, ठीक है, हम तीन चार जाने थे एंड में 5:30 बजे के आसपास, 5 बजे के आसपास जो भी टाइम। ठीक है, हम चाय पीने चले गए नीचे। अब हुआ क्या, मेरा फोन हो गया ऑफ, तो मेरा गूगल पे कहां से चले, कैश में ज्यादा कैरी करता नहीं कभी। ठीक है, तो साथ में पेमेंट कर दी, साथ में क्या कर दी, पेमेंट कर दी। अब सोच के देखो, बेयर किसने करा खर्चा, ठीक है, मैंने कहा था मैं पे लग चाहे, बेयर तो मैं कर रहा था सर, ठीक है, लेकिन पेमेंट कर दी तुमने। अब तुमने पेमेंट करी, मैं पूछ रहा हूं तुम अपनी किताबों क्या एंट्री पास करोगे, तुम यही कहोगे ना, साहिल सर अकाउंट डेबिट टू कैश है, सर वही तो यहाँ हुआ, ट्रांसफरर अकाउंट डेबिट टू बैंक। समझ आ गया। सर आखिरी, अगर बॉन्ड किसने करा, ट्रांसफर ही ने, और बेयर की ट्रांसफर ही नहीं करा, सर तुमने पे करा है ना, तो यार तुम बैंक को क्रेडिट 100% करने वाले, डेबिट क्या करोगे, गुडविल या सीआर। समझ आ गया कैपिटल। आगे बढ़े सर। अब होता क्या है ट्रांसफरी की बुक्स में बेटा, क्या होता है देखो सर, देयर आर सर्टेन स्टैट्यूटरी रिजर्व्स जो ना कैरी करनी होते हैं। क्या बोला मैंने सर, देयर आर सर्टेन स्टैट्यूटरी रिजर्व्स व्हिच आर टू बी मेंटेन, मतलब मैंडेटरी है कि भाई 5 साल के लिए आपको ये रिजर्व रखनी पड़ेगी। चलो सर तुमको ना एक एग्जांपल देता, इनकम टैक्स पढ़ा है सर, पढ़ा ही होगा, इनकम के पेपर देने हैं। ठीक है, इनकम टैक्स के अंदर तुमने कुछ तो एग्रीकल्चर में पढ़ा होगा सर, रबड़ टी कॉफी, सर वहां पर क्या कुछ रिजर्व भी क्रिएट करा जाता है, ऐसा कुछ पढ़ा है नहीं पढ़ा, पढ़ा है नहीं पढ़ा, कहीं तो पढ़ा होगा पीजीबीपी में या कोई कहीं ना कहीं कुछ रिजर्व क्रिएट करा जाते हैं जो आपको मेंटेन करने हो सकता है हमारे सिलेबस का हिस्सा ना हो फिर फाइनल के अंदर हो। ठीक है बेटा, मैं कहता हूँ कुछ ना रिजर्व क्रिएट करने पड़ते हैं। ठीक है, एज पर इनकम टैक्स एक्ट, अगर आपको वो रिजर्व क्रिएट करने, दैट इज द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट टू क्रिएट द रिजर्व, और आपको वो रिजर्व मेंटेन करके चलने पड़ेंगे फिर 5 साल 8 साल जो भी टाइम पीरियड, आपको वो रिजर्व मेंटेन करके चलने पड़ेंगे। ठीक है, अब ऐसे मान लो कोई स्टैट्यूटरी रिजर्व है, तो अब वो आपको मेंटेन करके चलने हैं, तो उसके लिए क्या एंट्री होती है, सर वो रिजर्व्स को आप क्रेडिट कर दीजिए, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स को, बीइंग अ ट्रांसफरी कंपनी जो आपको मेंटेन करके चलने आगे। सर आप एक एंट्री अकाउंट ओपन करते हैं अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व, आप एक अकाउंट ओपन करते हैं अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व। सर अब आप जब रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर दिखाएंगे, तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आप स्टैट्यूटरी रिजर्व लिखेंगे पॉजिटिव फिगर, अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व लिखेंगे नेगेटिव फिगर, तो अल्टीमेटली इसका इंपैक्ट क्या हो जाएगा मेल, बट यू विल हैव टू पास ऑन दिस एंट्री, यू विल हैव टू पास ऑन दिस एंट्री। सर अगली एंट्री देखो जरा, सर डिबेंचर जो है,
हाँ जी, चलिए सर। अब डिबेंचर्स को भी हो सकता है तुम कुछ पेमेंट कर रहे हो। डिबेंचर्स आप टेक ओवर करके चल रही है ट्रांसफरी कंपनी, तो जो डिबेंचर्स हैं ट्रांसफर कंपनी के डेबिट होंगे। आपने अपनी कंपनी के डिबेंचर दिए, हो सकता है तुमने प्रीमियम के ऊपर दिए हो, तो डिबेंचर अपनी कंपनी वाले आ जाएंगे, टू सिक्योरिटी स्ट्रीम में आ जाएगा। सर अच्छा, अगर ट्रांसफरी कंपनी बन रही है, हो सकता है ना कुछ फॉर्मेशन के खर्चे हो, नई कंपनी बन रही है सर, कुछ खर्चे भी हो। कुछ खर्चे होंगे तो क्या होंगे सर, वो प्रीमियरी एक्सपेंसेस टू बैंक हो जाएगा। और ये जो प्रीमियरी एक्सपेंसेस होते हैं, ये बेटा हम राइट ऑफ कर देते हैं किसमें से, कैपिटल रिजर्व में से, या फिर रिजर्व एंड सरप्लस में से इसको राइट ऑफ कर देते हैं। यहाँ क्लियर है। अब सर ये वाली एंट्री जो है ना, ये बहुत कम क्वेश्चन है जिसके अंदर ये प्रीमियरी एक्सपेंस वाली एंट्री है, लेकिन एक आधा क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना, प्रीमियरी एक्सपेंसेस आ रहे हैं तो ये नहीं सोचना अरे भाई ये क्या आ गया। पेपर में अगर गलती से आ जाता है तो ये नहीं सोचना भाई ये क्या आ गया। बस प्रीमियरी एक्सपेंसेस टू बैंक, और उसको राइट ऑफ किससे करोगे, जस्ट किससे करोगे बेटा, रिजर्व से। अच्छा सर, अगली चीज एंड वेरी इंपॉर्टेंट, सर देयर कुड बी सर्टेन इंटर कंपनी ओइंग्स। क्या कुछ इंटर कंपनी ओइंग्स हो सकती है या नहीं हो सकती सर। सर ट्रांसफरर कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी। सर ट्रांसफरी कंपनी ने कुछ सामान भेजा हुआ था किसको, ट्रांसफरर कंपनी। सर ट्रांसफरर कंपनी के पास वो स्टॉक पड़ा हुआ, अब तो ट्रांसफर कंपनी खत्म हो रही है, अभी भी वो स्टॉक जो है वो अनसोल्ड है। सोच के देखना, जो ट्रांसफरर कंपनी के पास स्टॉक पड़ा हुआ है वो सेल वैल्यू के ऊपर होगा ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, मीन उसके अंदर ट्रांसफरी कंपनी का प्रॉफिट है। सर उस प्रॉफिट को एलिमिनेट करना पड़ेगा। प्रॉफिट को एलिमिनेट करोगे तो जब तुमने एसेट टेक ओवर करे होंगे तुमने स्टॉक डेबिट करा होगा, और एग्रीड वैल्यू के ऊपर करा होगा ऑब्वियसली। अब उसके ऊपर क्या है, उसमें प्रॉफिट है। सर प्रॉफिट को हटाओगे तो वो कहां से एडजस्ट करोगे सर, गुडविल या सीआर से एडजस्ट करोगे सर। क्लियर है, गुडविल या सीआर से एडजस्ट करोगे। अरे भाई प्रॉफिट एलिमेंट ओनली। ठीक है आगे बढ़े। सर अगर इंटर कंपनी ओइंग्स है, इंटर कंपनी ओइंग्स समझते हो ना। सर एक के डेटर में नाम आ रहा है, दूसरे के क्रेडिटर में आ रहा है। ठीक है, एक की किताबों में आ रहा है लोन दे रखा है, दूसरी किताबों में आ रहा है लोन ले रखा है। तो क्या करेंगे सर, ये जो इंटर कंपनी ओइंग्स है, बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल, इंटरेस्ट, बस क्या कर देना, आपस में एडजस्ट कर देना। सिंपल, डन, खत्म। क्या रह गया सर, मर्जर। सर मर्जर के अंदर बस एक चीज बोलूंगा, छोटा सा चेंजेस, दो छोटे छोटे चेंजेस बाकी हो गया। सर पहली एंट्री सेम, यानी बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर मैं ना भूल गया सर, मर्जर में क्या होता था, मर्जर में ना जितने एसेट्स होते थे, लाइबिलिटीज होते थे, बुक वैल्यू के ऊपर होते थे। सर सारे एसेट बुक वैल्यू पे, सारी लाइबिलिटीज बुक वैल्यू पे, बिजनेस परचेज परचेज कंसिडरेशन में। सर मर्जर में एक और काम करके चलो, सर मर्जर में बेसिकली ना लाइन बाय लाइन एडिशन होती है, आइटम बाय आइटम एडिशन होती है। तो जब ये टेक ओवर करके चलते हैं ना, सिर्फ एसेट और लाइबिलिटी ट्रांसफर नहीं होंगे, इवन रिजर्व्स विल बी ट्रांसफर्ड। क्या बोला मैंने, इवन रिजर्व्स विल बी ट्रांसफर्ड। तो अब यहां पर जितने भी रिजर्व ट्रांसफरर कंपनी के होंगे, इवन दे विल बिकम द रिजर्व ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। तो जितने भी रिजर्व्स हैं ट्रांसफरर कंपनी के, वो आप क्या कर दोगे, क्रेडिट करो। अब यहां पर एक टिप दे देता हूं। क्या टिप है सर, सर तुम सारे रिजर्व ट्रांसफर करना, तुम सारे रिजर्व ट्रांसफर करना, सिर्फ एक रिजर्व को छोड़ देना, जनरल रिजर्व। तुम्हें क्वेश्चन में बहुत हेल्प रहेगी, मैं कह रहा हूं मेरी इस टिप की। सर तुम सारे रिजर्व ट्रांसफर करना, लेकिन एक रिजर्व छोड़ देना, वो होगा जनरल रिजर्व। क्योंकि कई बार एक आधा क्वेश्चन पक्का ऐसा फंस जाएगा तुम्हारा, जहां पर तुम यहां जाके लिखोगे जनरल रिजर्व, लेकिन जब तुम बैलेंसिंग फिगर निकालोगे तो तुम्हारा यहीं पर डिफरेंस आ रहा होगा, वो भी आ रहा होगा जनरल रिजर्व। तो अब जनरल रिजर्व दो जगह तो आ नहीं सकता।
ये तो हो नहीं सकता कि जनरल रिजर्व इधर क्रेडिट भी हो रहा है इधर डेबिट भी हो रहा है, तो होने क्या वाला है? तो वहां पर मैं यहां जनरल रिजर्व ना लिखकर मैं यहां पर बस एक नेट अमाउंट जो है वो लिख, समझ आ गया? जितना डिफरेंस आ रहा होगा वो यहां, क्लियर होता है सर? अच्छा, क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा है ऑब्वियसली वो कैपिटल प्रॉफिट है, तो कैपिटल रिजर्व में। सर वो कैपिटल प्रॉफिट क्यों है सर? सर जब आप किसी का बिजनेस टेक ओवर करके चल रहे हो और आपको उसके लिए कम पैसा देना पड़ रहा है, सर कैपिटल प्रॉफिट तो है तुम्हारा। और कैपिटल रिजर्व, कैपिटल प्रॉफिट कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस या रेवेन्यू रिजर्व में ट्रांसफर नहीं होता, वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। सर कैपिटल रिजर्व का और एग्जांपल दो, forfeited शेयर्स रीइशू, कैपिटल प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व। समझ आ गया? आगे बढ़े सर। लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर कंपनी डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू कैश। सर कैश सिर्फ किसके लिए आएगा? फ्रैक्शनल पार्ट, खत्म। सर लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस की जो एंट्री करी थी सर, बस एक माइनस का चेंज। सर अगर मर्जर का केस है, यानी पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड भी बोलते हैं बेटा उसको, तो वहां पर बस जहां जहां तुमने कैपिटल रिजर्व लिखा है या गुडविल लिखा है ना, वहां पर भी क्या आ जाएगा? जनरल रिजर्व। समझ आ गया? बाकी से, बाकी से डन है? अच्छा सर। सर अगली एंट्री किस चीज की? अमेलगमेशन एडजस्टमेंट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। बस मुझे नमूना एक चीज बताओ, जब मैंने ऊपर एंट्री पास करी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिजर्व ऑफ द ट्रांसफर कंपनी, तो क्या ट्रांसफर कंपनी के सारे रिजर्व नहीं आ गए? तो जो स्टैट्यूटरी रिजर्व होंगे वो भी तो आ गए होंगे। तो सर मैं पागल हूं जो मैं दोबारा से एंट्री पास करूंगा ये सर? तो यहां पर कोई भी एंट्री क्यों नहीं हो रही, समझ में आ रहा है? रट्टाफिकेशन नहीं है, लॉजिक है भाई। ऊपर सारे रिजर्व ट्रांसफर करके बैठे हो, ठीक है। सर डिबेंचर की एंट्री तो चलो सेम हो जाएगी, ठीक है, खत्म। अच्छा, अगर यहां स्टॉक के अंदर बेटा कुछ प्रॉफिट वाला है तब क्या होगा? किसके अगेंस्ट? प्रॉफिट के अगेंस्ट, रेवेन्यू रिजर्व के अगेंस्ट। क्लियर? इंटर कंपनी विंग्स सेम ट्रीटमेंट, खत्म। सर आपका अमेलगमेशन ये होगा, खत्म। ये है इसको, रह क्या गया क्वेश्चन? लगभग 1 आवर, ऑलमोस्ट 1 आवर कंसेप्ट के ऊपर। लेकिन उम्मीद कर रहा हूं कि जिस तरीके से हमने कंसेप्ट करे हैं, तो ये रट्टाफिकेशन नहीं लगा, ये तुम्हारे पूरा एक फंडा क्लियर हुआ है। अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस, और मैं सीधा बोलता हूं अमेलगमेशन के तुम जितने क्वेश्चन कर लो उतने कम। 14 नंबर का आना है। अब एक अगेन टिप देकर चल रहा हूं सर, अमेलगमेशन की प्रैक्टिस कैसे? सर इफ यू विल पिक क्वेश्चंस, तुम उठाओ सर मैंने तो आज AS14 खत्म करके सोना है, ठीक है। मैं बता रहा हूं तुम 4 क्वेश्चन करोगे, 5 क्वेश्चन करोगे, उसके बाद बस सब हो गया है, अब और नहीं करना, अब और नहीं करना। अगर तुम ये ठान के चलते हो कि आज मैंने खत्म करके सोना, तो तुम 4-5 क्वेश्चन करके छोड़ दोगे, और मुझे पता है तुम उसके बाद इसको चैप्टर को उठाओगे ही दिनों तक। तो आज तुमने क्या करना है? आज तुमने सबसे पहले जो ये नोट्स है, मैं इसकी जो PDF भी शेयर कर दूंगा सबके साथ, ठीक है। इसको गो थ्रू करके चलो, या जो भी नोट्स तुम देख के चल रहे हो ऑलरेडी तुम्हारे पास है, चाहे वो देखो, कोई फर्क नहीं। सब में सेम ही एंट्री लिखी होंगी यार, मैं एंट्री चेंज नहीं कर दूंगा यार। जो एंट्री मेलकमेशन की होनी है मैं स्टैंडर्ड होना चेंज कर दूंगा मैं, ठीक है। तो एंट्री तो सब में सेम ही मिलेगी। हाँ प्रेजेंटेशन अलग अलग हो सकती है, समझाने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन एंट्री सेम। सर एंट्री से रिवाइज करो, कंसेप्ट रिवाइज करो। उसके बाद सबसे पहले तुम आईसीआई के स्टडी मेट के क्वेश्चन टेकअप, आईसीआई के स्टडी मेट के क्वेश्चन टेकअप कर लिए। जब तुम्हारे आईसीआई के स्टडी मेट के क्वेश्चन हो जाएंगे ना, वहां मेरा रोल आएगा AS14 के अंदर, जहां पर मैं तुम्हारे साथ पास पेपर, आरटीपी, मॉडल टेस्ट पेपर, इनके अच्छे क्वेश्चंस पिक करूंगा, वो क्वेश्चंस पिक करके चलूंगा जो तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं, ठीक है। जो क्वेश्चन स्टडी मैट से अलग है, या स्टडी मैट से समझो सिमिलर है लेकिन इंपॉर्टेंट है, फिर वो हम वो क्वेश्चंस करें। अब अमेलगमेशन को कैसे करो सर, मैं एक टिप देता हूं सर, देर आर ना 3 चैप्टर्स और 4 चैप्टर्स जो तुम्हारे 14 नंबर कैरी करके चलते हैं। सर शेड्यूल 3, AS14, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, और AS21, ये 4 टॉपिक हैं जो और तुम्हारे 14 नंबर कैरी करके चलते हैं। बाकी जितने टॉपिक्स हैं वो इसे कंप्लीट कर। सर एक तरीका, आई पिक एनी 2 टॉपिक्स ऑन डेली बेस,
मैं डेली अपना 1 आवर डेडिकेट करूंगा इन 4 टॉपिक्स के लिए, डेली 1 आवर। एक क्वेश्चन मैंने शेड्यूल 3 का किया, एक क्वेश्चन मैंने AS14 का किया आज, कल मैंने एक क्वेश्चन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का किया, एक क्वेश्चन मैंने AS21 का किया, परसों फिर मैंने एक क्वेश्चन शेड्यूल 3 का कर लिया, साथ में मैंने एक क्वेश्चन इनमें से कोई उठा लिया, फिर मैंने अगले दिन फिर से एक एक क्वेश्चन कोई उठा लिया। मीन्स ऑन डेली बेसिस आई एम जस्ट सॉल्विंग 2 क्वेश्चंस ऑफ 40 मार्क्स चैप्टर, लेकिन आई एम गोइंग टू डू दिस फॉर अ मंथ। अब आप सोच के देखो, अगर आप फॉर अ मंथ आप ये चीज करके चल रहे हैं, या मैं कह लूं से अगस्त 20 तक अगर आप ये हरकत करके चल रहे हैं, तो आपके पास अभी भी लगभग 40-50 दिन है। 40 days इंटू 2 क्वेश्चन ईच। ऑब्वियसली जब चैप्टर का टेस्ट होगा, जब फुल सिलेबस टेस्ट होगा, ये 2 की जगह 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे उस दिन। ऑन एवरेज आई टेक 3 क्वेश्चन। अगर तुम 120 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो या 80 क्वेश्चन, चलो 80 से 90 क्वेश्चन भी तुम सॉल्व कर गए इन 4 चैप्टर्स के अंदर, क्या मजाल है तुम्हारे 42 मार्क्स वहां पर कोई रोकते? इट विल बी 42 ऑन 42। लिख के देता हूं 42 में से 42 होंगे, और तुम सोच के देख लो, अगर तुम्हारे 70 में से 42 नंबर यही 3 चैप्टर कंफर्म करके चल रहे हैं, तो भाई मैं तुम्हें लिख कर देता हूं, तुम्हारे 80 से कम नंबर नहीं होंगे अकाउंट्स के पेपर में। लेकिन अगर मैं 2 क्वेश्चन लिखने के लिए बोल रहा हूं, तो शेड्यूल 3 का क्वेश्चन लिखने के लिए बोल रहा हूं, तो इट मींस दैट हैज टू बी रिटन प्रॉपर्ली द वे यू विल अटेम्प्ट इन एग्जामिनेशन। ये नहीं कि धक्के से कर दिया, अच्छा पीपी बिल्कुल शॉर्ट में लिख दिया, एनसीएल एलटीबी, नहीं भाई ये सब नहीं चलेगा। प्रॉपर द वे यू विल राइट देयर विद द टाइमर। मेरे को 30 मिनट में, मैक्सिमम 30 मिनट के अंदर क्वेश्चन खत्म करना है। 30 मिनट, 31st मिनट नहीं होना चाहिए। 30 भी हायर साइड पे है, कोशिश करनी है 20 से 25 मिनट के अंदर क्वेश्चन खत्म हो। अगर तुमने ये चीज कर ली, 80 नहीं हुए 60 क्वेश्चन भी तुमने कर लिए, 65 भी कर लिए, एक चैप्टर के अगर तुम्हारे 15 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए ढंग से और अच्छे वाले क्वेश्चंस, ये नहीं कि सर आपने कहा था AS14 का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, तुम उठा के बैठे हो सर परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन पहला इलस्ट्रेशन फॉर स्टडी मैटर। नहीं भाई, प्रॉपर वाला क्वेश्चन 14 नंबर पर, ढंग से क्वेश्चन। तुमने अगर 15 नंबर क्वेश्चन भी ढंग से सॉल्व कर लिए ना, मुझे बताओ क्या नंबर कटेंगे कहीं? दिक्कत कहां आपके? बच्चा एक चैप्टर पकड़ेगा, उसके पीछे बैठा रहेगा, इंटरनल इंटरनल लगे हुए हैं इंटरनल पे क्वेश्चन करना, ठीक है। और मैं बता रहा हूं, सही बोल गया वो। जिस चैप्टर के कई बार हम पीछे पड़े जाते हैं, इंस्टीट्यूट कहते हैं आधा बेटा, बस यही नहीं पूछूंगा मैं। तुम डेली के चाहे 2 क्वेश्चन उठाओ, अपर साइड पे 3 उठा लो, वो तुम्हारी पेस के ऊपर डिपेंड करो। पता क्या करो, डेली के 3 क्वेश्चन उठाओ, एक्चुअल 2 क्वेश्चन करो प्रॉपर लिखकर। जैसे आज मैं क्या करूंगा, आज मैंने AS14 रिवाइज करा है, तो आई विल पिक अप बोथ क्वेश्चन ऑफ AS14 ओनली, बट आई विल टेक अप 1 क्वेश्चन ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, क्योंकि वो मैं ऑलरेडी रिवाइज कर चुका हूं। तो मैं एक क्वेश्चन इंटरनल का उठा लूंगा, चाहे मैं उस क्वेश्चन को लिखकर ना करूं, मैं चाहे रफली कर लूंगा। तो इससे क्या हुआ, मैंने 2 क्वेश्चन लिख के कर लिए, एक क्वेश्चन ऑडिट कर लिए, तो तुम्हारे 3-3 क्वेश्चन डेली हो रहे हैं। मैं कह रहा हूं यार तुम 30 दिन भी कर जाओ यार ये काम यार। अब खुद देख लो कि किस कॉन्फिडेंस में होंगे तुम्हारे हिसाब से। बेटा हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने की एक स्ट्रेटेजी, ठीक है, वो तुमको देखना है कि उस सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे। बेशक अकाउंट्स की रिवीजन क्लास है, चलो आई विल टेक अ मिनट फॉर एफएम, ठीक है, जिनके दोनों ग्रुप्स हैं या जिनका सेकंड ग्रुप भी है। सर एफएम के अंदर मुझे पता है कि 2 चैप्टर ऐसे हैं जिसके क्वेश्चन करने में ज्यादा टाइम लगता है। सर वैसे 3, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, रेशियोज, वर्किंग कैपिटल। सर इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अगर तुम्हारे फंडे क्लियर है ना, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का क्वेश्चन बड़ा जल्दी होता है। जिनके आपको कंसेप्ट है यार, एनपीवी, आईआरआर, पेबैक पीरियड, डिस्काउंटेड पेबैक, एआरआर, ठीक है, वही एमआईआरआर, यही तो कंसेप्ट है इनके, डिस्काउंटेड पेबैक, और क्या खत्म, यही चीजें हैं, कैपिटल राशनिंग खत्म। सर एफएम के अंदर अगर मैं रेशियो एनालिसिस करने बैठूंगा और मैं सोचूंगा मैं एक गो में पूरा रेशियो एनालिसिस खत्म कर लूंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा खत्म, क्योंकि मैं 4 क्वेश्चन करके मैं कहूंगा अरे यार बहुत हो गया आज का यार। तो बेटर तरीका क्या है, मैं डेली के 2 क्वेश्चन उठाऊं, लेकिन अच्छे क्वेश्चन उठाऊं। मैंने डेली क्वेश्चन करे, मेरी डेली फॉर्मूला रिवाइज हुए सामने,
मैं चैप्टर के टच में एंड तक रहा, ये थोड़ा ना कि मेरा एक बार चैप्टर हो गया फिर गायब, फिर मैं 20 दिन बाद उठा के चल रहा हूँ उस चैप्टर, तो मैं भूल ही जाऊंगा भाई 20 दिन बाद। सेम गोज फॉर वर्किंग कैपिटल, क्योंकि उसके चैप्टर करने में टाइम लगता है, उसका एक क्वेश्चन कई बार 30 मिनट्स भी ले लेता है अगर बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो मेरी डेली प्रैक्टिस हुई तो मेरी एफिशिएंसी बढ़ेगी, मैं रिवीजन मेरी होती रहेगी एंड तक। तो जो चैप्टर मुझे पता है हाई वेटेज पेपर में देके चल रहा है, जब मैंने उसको एंड तक साथ चला के चलो, मजाल है वो क्वेश्चन पेपर में गलत होगा ही नहीं बेटा। और किस्मत कई बार बहुत अच्छी निकल आती है, जो क्वेश्चन तुमने देखा होता है वैसा क्वेश्चन पेपर में आ जाता। दिस थिंग यू कैन अप्लाई इन इवन इनकम टैक्सेशन। सर इनकम टैक्सेशन में मुझे बता दो सबसे ज्यादा डर तुमको किस क्वेश्चन से लगता है? टोटल इनकम। लिख के दे रहा हूं, तुम लोग टोटल इनकम रिवाइज नहीं करते हो, भागते हो तुम टोटल इनकम के क्वेश्चन से। सर व्हाट इज द वे टू रिवाइज टोटल इनकम? टोटल इनकम क्वेश्चन रिवाइज करने का तरीका क्या? यू हैव मॉक टेस्ट पेपर्स, यू हैव मॉडल टेस्ट पेपर्स अपलोडेड ऑन आईसीएआई वेबसाइट। सर मैं एक दिन 10 मॉडल टेस्ट पेपर है, मैं एक दिन उठाऊंगा इनकम टैक्स का टोटल इनकम वाला क्वेश्चन कंपलसरी वाला, दूसरे दिन उठाऊंगा जीएसटी का कंपलसरी वाला क्वेश्चन, अगले दिन फिर इनकम टैक्स का एक क्वेश्चन, उसके अगले दिन फिर जीएसटी का एक क्वेश्चन। अरे भाई 10 दिन है, 10 दिन के अंदर तुमने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अरे भाई 10 क्वेश्चन तो इनकम टैक्स से सॉल्व करके बैठे हो, ये हो गए? उठाओ पिछले टेस्ट के क्वेश्चन कंपलसरी वाले। क्या होगा? असेसमेंट ईयर चेंज होगा ना, थोड़ी बहुत अमेंडमेंट होगी ना, लेकिन मोर और लेस ये तो पता है ना ट्रीटमेंट क्या होने वाला है। तुमको पता लग गया, तुमने आईसीआई के लेवल के क्वेश्चन तैयार कर दिए। सर चलो मेरे को लेटेस्ट वाली करना है, सिंपल जाओ यार चैट जीपीटी पे, चैट जीपीटी पे जाके पेपर अपलोड कर दो पिछली बार वाला। मैं कह रहा हूं चैट जीपीटी पे जाओ और पिछली बार के सजेस्टेड नए वाले सजेस्टेड जाके अपलोड मार दो। उसको बोलो भाई मुझे ऐसे 4 पेपर 5 पेपर सेम पैटर्न के ऊपर बनाकर दे, एज पर असेसमेंट ईयर 20, जो भी तुम्हारे लिए रिलेवेंट है, असेसमेंट ईयर 26 तारीख, असेसमेंट ईयर 26 तारीख के लिए मुझे पेपर बना के दो, सेम पैटर्न, बिल्कुल सेम पैटर्न। देखने दो, वो इसको काम तो करने दो चैट जीपीटी को, और उसको बोलो सोल्यूशन भी दे साहब में, लेकिन सोल्यूशन की फाइल अलग दे। 2 फाइलें क्रिएट कर, एक क्वेश्चन की एक सोल्यूशन की। ईमानदारी रखो, क्वेश्चन की फाइल डाउनलोड करो, क्वेश्चन करना शुरू करो, फिर चेक करो तुम्हारे सोल्यूशन कितना ठीक। कैसे नहीं आएंगे नंबर, कैसे डर नहीं निकले? इनकम टैक्स और जीएसटी में अगर पेपर में जाकर वहां तंग होते हो ना, वो क्वेश्चन नंबर 1 ही तंग करता है तुमको, बाकी कोई क्वेश्चन तंग नहीं करता। तुम लोग ये नहीं कह सकते सर मेरे को एमसीक्यू में ज्यादा दिक्कत आई, नहीं सर, तुमको अगर तंग करा है क्वेश्चन नंबर 1 ने ही तंग करा है। और तंग ही क्यों होते हो? क्योंकि तुम सबसे पहले जाके देखते ही पेपर में क्वेश्चन मांगो। क्वेश्चन नंबर 1 तो देखना ही नहीं है ना, जीएसटी का ना इनकम टैक्स का रीडिंग टाइम में। पहले बाकी पेपर सॉल्व करो, फिर एंड में देखना उठा के, क्योंकि पहले देख लिया तो फिर बेटा बाकी पेपर देखने लायक नहीं रहोगे। सिंपल, कई बार पहला क्वेश्चन ऐसा नहीं आता, फिर बाकी पेपर देखने लायक नहीं बचता बच्चा, वहीं पे खत्म। स्ट्रेटेजी ठीक रखो, यू हैव एप्पल ऑफ टाइम, चाहे सिंगल ग्रुप है चाहे 2 ग्रुप है। सीधा बोलता हूं, कोई बच्चा आज भी, और ये बात मैं सिर्फ कब तक बोलूंगा, जुलाई 12 या 13 तक। जहां जुलाई 13 14 आ गई ना, उसके बाद 2 ग्रुप वाले बच्चे को मैं ये नहीं कह सकता बेटा अगर आज भी ढंग से पढ़ना तो शुरू करे तो तेरा निकल जाएगा। नहीं भाई, तुमको जुलाई 13 से वाले ट्रैक पे आना पड़ेगा यार, जुलाई 13 से पहले तुमको तुम्हारा पूरा फ्लो होना चाहिए, क्योंकि फिर दिन कम हो जाएंगे, फेयर टाइम नहीं रहेगा फिर एक सब्जेक्ट का। यू स्टिल हैव अ वेरी फेयर टाइम। 10 तारीख है आज, 50 दिन आखिरी के, चलो निकाल दो, तुम 5 दिन भी निकाल दो, 5 छोड़ो, 8 दिन निकाल दो, 42 डेज, 42 डिवाइड बाय 6, 7 डेज का सब्जेक्ट, जिनका सिंगल जिनके दोनों ग्रुप है। अरे भाई 7 दिन बहुत होते हैं, बहुत होते हैं, एक सब्जेक्ट के लिए 7 डेज आर मोर देन इनफ, अगर तुम्हारे दोनों ग्रुप है। और अगर तुम्हारा सिंगल ग्रुप है वही 45 को तुम 3 से डिवाइड करो, एक सब्जेक्ट के लिए 15 दिन लेकर बैठे हो यार, डबल टाइम। और अगर फिर नहीं निकलता ना भाई, फिर सोचेंगे, ठीक है, फिर पता कर लेना चुल्लू पर पानी का मतलब, ठीक है। चलो एंड करते हैं।